हेलो फ्रेंड्स, नॉवेल सुनने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। नॉवेल एक्सप्लेन प्रीमियम से जुड़े। केवल 70 रुपये प्रति माह। हर सप्ताह 2 नए उपन्यास या उपन्यास ऑन डिमांड अपलोड किया जाता है WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ। एक युद्ध का पहला देवता, पुनर्जन्म का मार्ग। 0.02% एक अध्याय 1 युद्ध का पहला देवता, पुनर्जन्म का मार्ग। प्रथम ईश्वर। ये पुस्तक होंगशू.com डेजियन द्वारा ज़ैंगो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एडिशन द्वारा उत्पादित और वितरित किए जाने के लिए अधिकृत है। सर्वाधिकार सुरक्षित। उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। मोयांग सिटी, नी परिवार, मीटिंग हॉल। नी तियान, तुम्हारे हुए, मेरी बात साफ सुनो। मेरे तीसरे भाई और तुम्हारी बहन के बीच शादी तय हो गई है। मैं उन्हें अभी ले जाऊंगा। बा परिवार का सबसे बड़ा बेटा बाजियांग बहुत ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा ठंडा और भयंकर था। वह आगे बढ़ा और एक छोटी लड़की को मुर्गी की तरह उठा लिया। भाई नीतियान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रुआ फिर कभी शरारती नहीं होगा। रुआ भविष्य में आज्ञाकारी होगा। वो रुआ शादी नहीं करेगा। वो नी योरू ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह केवल 9 वर्ष की थी और उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। मोयांग सिटी, नीतियान, 9वीं बहन नी योरू, बा परिवार का सबसे बड़ा बेटा। जबरन शादी। नीतियान की आंखें हिंसक रूप से कांप उठी और उसके मन में तूफानी लहरें उठने लगीं। उसका पुनर्जन्म हुआ। स्वर्ग में प्रथम युद्ध देवता नीतियान ने अकेले ही डॉन और ट्वाइलाइट दायरे पर विजय प्राप्त की। उनकी महान प्रतिष्ठा ने दिव्य जगत को चौंका दिया। उनके अद्वितीय सैन्य कारनामे अभूतपूर्व थे। उसे पुरस्कृत करने के लिए डॉन और ट्वाइलाइट सम्राट ने अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी जियान की सगाई उसके साथ कर दी। डॉन और ट्वाइलाइट क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला लुओ जियान बेहद आकर्षक और तेजस्वी थी। लेकिन नीतियान ने कभी नहीं सोचा होगा कि लुओ जियान उनकी शादी की रात उस पर हमला करेगा। स्वर्ग के प्रथम युद्ध देवता की अपनी शादी की रात को दुखद मृत्यु हो गई। ये कैसा मजाक है। लुओ चेनहुन, लुओ जियान, आप और आपकी बेटी बहुत क्रूर हैं। मैं नीतियान ने अपना जीवन डॉन और ट्वाइलाइट दायरे को समर्पित कर दिया है और मैं लुओ जियान को अपना आजीवन प्यार मानता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में मैं आपके और आपकी बेटी के हाथों दुखद रूप से मर जाऊंगा। नीतियान का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वह अपने दिल में बेतहाशा हंसा। चूंकि भगवान ने मुझे पुनर्जन्म की अनुमति दी है, मैं नीतियान अब किसी और की महारानी का मंत्री नहीं रहूंगा। इस जीवन में मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। इस जीवन में मैं स्वर्ग का शाश्वत सम्राट बनूंगा। इस जीवन में मैं स्वर्गीय क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करूंगा। बोल्ड शब्दों और गगनभेदी शब्दों के साथ नीतियान का पूरा शरीर तेज था, जैसे म्यान से निकली तलवार। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आसमान को तोड़ सकती है। क्या हो रहा है? इस कचरे की आभा क्यों प्रबल होती जा रही है? बाजियांग ने नीतियान को देखा और अचानक उसे थोड़ा दमनकारी महसूस हुआ और यहां तक कि उसके दिल में एक अकथनीय डर भी पैदा हो गया। इससे उसका चेहरा बदल गया। मतिभ्रम, यह अवश्य ही एक भ्रम है। वह युवानमाई का एक प्रतिष्ठित 9वें स्तर का योद्धा है। वह उस बर्बादी से कैसे डर सकता है जिसका युवानमाई पूरी तरह से नष्ट हो गया है? असंभव, बिल्कुल असंभव। बाजियांग ने अपने दिल में खुद को याद दिलाया और उसकी अभिव्यक्ति बहुत हद तक ठीक हो गई, लेकिन वह अचानक चिल्लाया और सीधे अपना हाथ छोड़ दिया। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके हाथ को नी योरू ने काट लिया था और उसमें से खून बह रहा था। छोटी सी बात है तो मौत की तलाश में हो। बाजियांग क्रोधित हो गया और उसने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। नी योरू का छोटा सा चेहरा तुरंत लाल और सूजा हुआ हो गया, जिस पर कई चमकीले लाल उंगलियों के निशान थे। वो बुरे आदमी, तुम एक बुरे आदमी हो। भाई नीतियान, बुरे आदमी ने राउल को मारा। तुम जल्दी से राउल को बचाओ। नी योरू उठी, दौड़कर आए और नीतियान की जान को कसकर पकड़ लिया। 9वीं बहन। नीतियान ने छोटी लड़की की आंसू भरी आंखें देखीं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्रोध से उसके शरीर में ज्वाला भड़क उठी। अचानक मूल मालिक की याददाश्त जाग उठी। नीतियान, मूल रूप से मोयांग शहर का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति, केवल 13 वर्ष का था और उसकी ताकत युवानमाई के 9वें स्तर तक पहुंच गई, जिसे एक दानव कहा जा सकता है। लेकिन 3 साल पहले एक दिन नीतियान और उसके पिता तथा कई आदिवासी लोग शिकार करने के लिए ल्यून पर्वत में घुसे, लेकिन काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। परिणामस्वरूप उसके पिता और सभी कबीले के सदस्य मारे गए। केवल नीतियान ही बच निकलने में सफल रहा, लेकिन उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई और वह अपंग हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह परिवार के मुखिया बने, लेकिन सबकी नजरों में वह परिवार का मुखिया एक बेकार आदमी था और उसका दर्जा नौकरों से भी कम था। कल ही उन्हें बा परिवार के सबसे बड़े बेटे बाजियांग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और आज बाजियांग व्यक्तिगत रूप से आए माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने तीसरे भाई बाजिकसिंह की ओर से नी परिवार के 9 वर्षीय प्रतिभाशाली नी योरू को शादी का प्रस्ताव देने के लिए। बाजिकसिंह, बा परिवार का तीसरा बेटा, एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखना, यह स्पष्टतः विवाह के लिए बाध्य करना है। बाजिकसिंह। नीतियान उदास होकर बाजिकसिंह की ओर देख रहा था, जिसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। उसे याद आया कि शुरुआत में उसने इस आदमी को बुरी तरह पीटा था, लेकिन फिर भी बा परिवार ने एक 9 साल की लड़की को एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर किया, जो वास्तव में पागलपन था। इसके अलावा नी योरू नी परिवार की नई पीढ़ी की प्रतिभा है। 9 साल की उम्र में वह पहले से ही युवानमाई के 4थे स्तर तक पहुंच गई है और उसकी प्रतिभा उस समय नीतियान की तुलना में है। अगर वह बाजिकसिंह से शादी कर लेती तो नी परिवार पूरी तरह से मोयांग शहर में हंसी का पात्र बन जाता। मूल मालिक नीतियान को शादी करने के लिए मजबूर किया गया और क्रोध से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए युद्ध के देवता नीतियान पुनर्जन्म लेने के लिए एक शरीर उधार लेने में सक्षम थे। पत्नी, तुम मेरी पत्नी हो। बाजिकसिंह हंसा, अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर हिलाया, पूरे फर्श पर लार टिपकाई। उसकी आंखें अभी भी नी योरू पर टिकी थीं। भाई नीतियान, रोए शादी नहीं करना चाहती। वो नी योरू ने नीतियान की ओर देखा। उसका मूल रूप से नाजुक चेहरा उन चमकदार लाल उंगलियों के निशान से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अचानक नीतियान ने ऊपर देखा। उसकी ठंडी आंखें जानलेवा थीं और उसने बाजियांग को देखा। बाजियांग एक जानवर था जिसने 9 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा। छोटी बच्ची, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरा तीसरा भाई तुम्हें पसंद करता है। तुम अब भी रोने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? इस समय बाजियांग ने व्यंग्य किया, सीधे चलकर आया, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और नी योरू को पकड़ लिया। भाई नीतियान। नी योरू डर से चिल्लाई और अवचेतन रूप से नीतियान को कसकर गले लगा लिया। वास्तव में नीतियान का मुंह ठंडक के साथ सिकुड़ गया और वह ठंडे स्वर में बोला, बहुत खूब। पूरे हॉल में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड फैल गई। बाजियांग का चेहरा अचानक बदल गया और वह बेहद हैरान हो गया।
उसकी कलाई नीतियान ने पकड़ ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी लोहे के क्लैंप से जकड़ दिया गया हो। वह बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। ऐसा कैसे हो सकता है? नीतियान स्पष्ट रूप से बेकार है क्योंकि उसकी सभी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसके पास इतनी मजबूत शक्ति कैसे हो सकती है? बाजियांग, तुम बहुत घमंडी हो। नीतियान ने ठंडी आंखों से बाजियांग को देखा और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड धड़क रही थी। नीतियान, तुम। बाजियांग ने नीतियान को देखा और उसके सिर के ऊपर से लेकर दुम की जड़ तक ठंडक महसूस हुई। उसके ऊपरी और निचले दांत तुरंत कांप उठे और वह बोल नहीं सका। अगले ही क्षण हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। बाजियांग की कलाई सीधे टूट गई। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। #1 युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #2 अध्याय 2 मुझे आज्ञा देने की तुम्हारी बारी कब आएगी? मेरा हाथ। कलाई टूट गई थी और बाजियांग एक वध किए जा रहे सुअर की तरह चिल्लाया। युवा मास्टर, जब बा परिवार के बटलर बाबुरेन ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह चीख पड़ा। क्या चल रहा है? क्या नीतियान की मेरिडियन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हो गई थी? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? नीतियान, इसे बंद करो। लगभग उसी समय मूंछों वाला एक अधेड़ व्यक्ति आगे आया और चिल्लाया। नी सैंटोंग, नी परिवार के मुख्य प्रबंधक। यद्यपि नीतियान परिवार का मुखिया है, लेकिन उसकी मेरिडियन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और वह कभी भी पारिवारिक मामलों के बारे में नहीं पूछता है। परिवार के मुखिया की ओर से कार्य करने वाले मुख्य प्रबंधक नी सैंटोंग नी परिवार को नियंत्रित करते हैं। नीतियान ने बाबुरेन और नी सैंटोंग की ओर ठंडी नजर से देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि और अधिक बल का प्रयोग किया। क्रैक क्रैक क्रैक, हड्डियां टूटने की आवाज गूंजती रही। बाजियांग बुरी तरह चिल्लाया और उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी कलाई की हड्डियां पूरी तरह टूट गई थीं। तुम छोटे बच्चे, मौत को दावत दे रहे हो। बाबुरेन की आंखें कांप उठीं और वह दहाड़ उठा। वह अब खुद को रोक नहीं सका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नीतियान के चेहरे पर मुक्का मारा। नीतियान, तुम बहुत अहंकारी हो। उसी समय नी सैंटोंग ने चिल्लाकर हमला कर दिया। बहुत खूब। उसने अपनी हथेली को एक तेज और जानलेवा पंजे में जकड़ लिया, जिसका लक्ष्य नीतियान का गला था, और उसने उसे जोर से पकड़ लिया। ठंडा। एक पल में नीतियान को अपने पूरे शरीर में एक चुभने वाली ठंड महसूस हुई। बाबुरेन और नी सैंटोंग दोनों युवानलिंग क्षेत्र के योद्धा थे और उनकी ताकत निश्चित रूप से युवानमाई क्षेत्र के बाजियांग के बराबर नहीं थी। लेकिन नीतियान बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपना हाथ हल्के से उठाया और बाजियांग को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। युवा मास्टर, बाबुरेन की आंखें कांप उठीं और वह रुकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। एक दबी हुई आवाज के साथ बाबुरेन ने बाजियांग की छाती पर जोर से थप्पड़ मारा। पफ। लगभग उसी समय नी सैंटोंग के बाज के पंजे गिर गए और बाजियांग के सीने पर पड़े कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे कई गहरे खून के निशान पड़ गए। बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? बाजियांग ने तीव्र दर्द सहन किया और जोर से दहाड़ा। बड़े बड़े मालिक, मैं चूक गया। बाबुरेन भयभीत था और उसकी जीभ कांप रही थी। नीतियान, बा मास्टर को जाने दो। नी सैंटोंग ने नीतियान को घूर कर देखा और जोर से चिल्लाया। उसका स्वर पूरी तरह से आदेश देने वाला था। उसको छोड़ दो। नीतियान के मुंह के कोनों में ठंडक का भाव उभर आया। उसकी आंखें दो तेज ब्लेडों की तरह थीं। वह नी सैंटोंग को घूर रहा था और बोला, बड़े डीगन, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? नीतियान, खिलवाड़ करना बंद करो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि बा मास्टर को तुरंत जाने दो। नी सैंटोंग का चेहरा उतर गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह भी बहुत आश्चर्यचकित था। नीतियान की मेरिडियन स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त थी, इसलिए उसके पास इतनी मजबूत शक्ति कैसे हो सकती है? इसके अलावा उसने पहले भी नीतियान को जहर की गोली लेने के लिए साफ तौर पर कहा था, फिर भी यह काम क्यों नहीं किया? कैसा भूत है? मुझे आदेश दें। नीतियान ने अपने होंठ हिलाए। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं और कहा, नी सैंटोंग, मैं नी परिवार का मुखिया हूं। एक प्रबंधक के रूप में मुझे आदेश देने की आपकी बारी कब आई? नी सैंटोंग की आंखें कांप उठीं और वह भयभीत हो गया। नीतियान द्वारा घूरे जाने से उसे ऐसा ठंड महसूस हुआ जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। नीतियान की आंखें स्पष्ट रूप से एक भेड़िए की थीं, जो वध के लिए रो रहे एक मेमने को घूर रही थी। नी सैंटोंग, क्या तुम इसके लिए सक्षम हो? क्या इस नी परिवार में अभी भी तुम्हारा ही अंतिम फैसला है? इस समय बाबुरेन ने नी सैंटोंग को देखा और सीधे उसे डांटा। नी सैंटोंग का चेहरा उदास था, लेकिन वह थोड़ा शांत हो गया और गुर्राया, नीतियान, क्या तुम्हें इससे बहुत हो गया है? यदि आप युवा मास्टर बा को जाने नहीं देते हैं तो मुझे आपके चाचा को असभ्य होने के लिए दोष न दें। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम्हारे चाचा कितने असभ्य हैं। नीतियान का मुंह ठंडा था और उसने बाजियांग को कई मीटर दूर लात मारी। फिर उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं और वह नी सैंटोंग को ठंडी निगाहों से देखने लगा। युवा मास्टर, बाबुरेन बाजियांग का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और वह इतना घबरा गया था कि उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। मैं ठीक हूं। बाजियांग ने अपने दांत पीसते हुए नीतियान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, नीतियान, बा परिवार इस मामले में कभी हार नहीं मानेगा। मैं, बाजियांग, शपथ लेता हूं कि आज के अपमान का बदला 100 गुना और 1000 गुना चुकाऊंगा। वास्तव में नीतियान ने बाजियांग को एक क्रूर चेहरे से देखा, लेकिन मुस्कुराया, बिल्कुल परवाह नहीं की। उसकी नजर में वह सिर्फ एक मूर्ख था। नीतियान, बस बा परिवार के क्रोध की प्रतीक्षा करें। बाजियांग गरजने लगा और उसके गले से एक क्रूर आवाज निकली। इतना कहने के बाद वह वहीं नहीं रुका और मुड़कर चला गया। आखिरकार यह नी परिवार है। कोई बात नहीं, नीतियान नी परिवार का मुखिया है और उसके बगल में नी परिवार के कई बुजुर्ग शाकाहारी नहीं हैं। ये देखकर बाबुरेन ने जल्दी से तीसरे युवा गुरु बाजिक सिंह को खींच लिया, बाजियांग का पीछा किया और अपमानित होकर वहां से चला गया। यह हॉल में नी परिवार के कई बुजुर्गों ने गहरी सांस ली और अविश्वास से बाजियांग और अन्य लोगों की पीठ की ओर देखा। उन्होंने क्या देखा? नीतियान, जो पूरी तरह से विकलांग और डरपोक था, वास्तव में बाजियांग को कैसे हरा सकता था? आखिर क्या हो रहा था? ठीक है, बाहरी दुश्मन चले गए हैं, अब गद्दारों को खत्म करने का समय है। नीतियान मंद मंद मुस्कुराया और कदम दर कदम नी सैंटोंग की ओर चल पड़ा। आप क्या करना चाहते हैं? नी सैंटोंग ने नीतियान को देखा और एक अजीब सा डर महसूस किया और उसकी आवाज कांपने लगी। वह मूल रूप से नीतियान पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन बाद में पहल क्यों की? रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1
मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आता हूँ। अध्याय 2 WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ। #1 युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #3 अध्याय 3 परिवार के मुखिया की हत्या एक ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। नी फैमिली हॉल। नी सैंटोंग ने नीतियान को देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। वह अपना डर छुपाने में असमर्थ था। नी सैंटोंग, क्या आप डरते हैं? नीतियान ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडा चाप उठाया और उसकी आंखों की ठंडक ने लोगों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैं डरता हूँ। मैं क्यों डरूं? नी सैंटोंग की आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज कांपने लगी। बेशक दोषी अंतःकरण वाले लोगों को डरना चाहिए। नीतियान का चेहरा अचानक उतर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, पिछले 3 वर्षों से आप पारिवारिक मामलों पर नियंत्रण रखते रहे हैं। अतः यद्यपि आप परिवार के मुखिया नहीं हैं, फिर भी आपके पास परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है। और परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी न केवल पारिवारिक मामलों की देखभाल करना है, बल्कि परिवार के सदस्यों की रक्षा करना और परिवार के सम्मान की रक्षा करना भी है। ये तेज आवाज नी सैंटोंग के कानों में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह पड़ी, जिससे वह असहनीय हो गया। तो फिर क्या? नी सैंटोंग ने फिर भी हठपूर्वक उत्तर दिया। हे नीतियान ने 2 बार व्यंग्य किया और कहा, नी सैंटोंग, बाजियांग ने अभी जबरदस्ती शादी करवाई और 9वीं बहन की पिटाई की। आप मुख्य प्रबंधक जो परिवार के मुखिया के लिए जिम्मेदार है, खड़े क्यों नहीं हुए? जब मैंने बाजियांग की कलाई तोड़ी थी तो तुम बाहर क्यों कूद पड़े थे? और आपने और बाबुरेन ने मुझ पर परिवार के मुखिया पर हमला किया। तो फिर मुझे आपसे पूछना है, नी सैंटोंग, आपका उपनाम नी है या बा? प्रश्न वज्रपात जैसा था। नी सैंटोंग की आंखें कांप उठी, लेकिन वह बोल नहीं सका। नी सैंटोंग, तुम्हें क्या हुआ है? महान बुजुर्ग नी वेन्युवान खड़े हुए और धीमी आवाज में दहाड़े। अन्य बुजुर्ग भी खड़े हो गए और ठंडी निगाहों से नी सैंटोंग को देखने लगे। नीतियान ने जो कहा उसके अनुसार नी परिवार में वास्तव में एक गद्दार है। नी सैंटोंग ने अपनी लार निगल ली और कुछ कहना चाहा, लेकिन वह कह नहीं सका। इसके अलावा कल तुमने मुझे जो युवान दान दिया था वह एक जहरीली गोली थी, है ना? नीतियान ने फिर से व्यंग्य किया और सीधे कहा। पुनर्जन्म के बाद उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसकी युवान मेरिडियन पूरी तरह से नष्ट हो जाने के अलावा उसकी युवान मेरिडियन गंदी और काली भी थी। ये स्पष्ट था कि किसी ने उसे जहर दे दिया था। बाजियांग द्वारा घायल किए जाने के बाद नी सैंटोंग उनसे मिलने आए और उन्हें चोटों से उबरने के लिए गुयुआन दान दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथाकथित गुयुआन दान एक जहरीली गोली थी। नी सैंटोंग को परिवार के मुखिया का पद पाने की लालसा थी और उसने नीतियान की हत्या की साजिश रची। वह 3 साल से नी परिवार का प्रभारी है। हालांकि उसके पास परिवार के मुखिया की शक्ति है, लेकिन उसके पास परिवार के मुखिया का नाम नहीं है। जब तक नीतियान की मृत्यु नहीं हो जाती, वह परिवार का कार्यकारी मुखिया वैध रूप से परिवार का मुखिया बन सकता है। क्या तुमने परिवार के मुखिया की हत्या करने का साहस किया? नी वेन्युवान के बुरे चेहरे का रंग बदल गया और वह गरजने लगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि परिवार के कार्यवाहक मुखिया नी सैंटोंग ने अच्छा काम किया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नी सैंटोंग परिवार के मुखिया की हत्या करने की हिम्मत भी करेगा। नी सैंटोंग, क्या आपको कुछ और कहना है? नीतियान ने अपने होंठ हिलाए और उपहास किया। बेकार, तुम मरने के लायक हो। नी सैंटोंग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर भयावह भाव था और उसने बेशर्मी से हमला कर दिया। स्विश, उसने सीधे एक पंजे से पकड़ लिया और भयानक युवानली को एक धमाके के साथ मुक्त कर दिया गया। हवा में एक बाज के पंजे की छाया में संघनित हो गया, जिससे नीतियान की मौत हो गई। हताश और खूंखार कुत्ता दीवार फांद कर भाग जाएगा। नीतियान मंद मंद मुस्कुराया, अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और आसानी से उससे बच गया। उसने देखा था कि नी सैंटोंग हमला करने वाला है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नी सैंटोंग के चेहरे पर भय के भाव के साथ एक चाल चूक गई। वह और नीतियान 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। नीतियान इतनी कम दूरी से इसे कैसे टाल सकता था? मरना। लेकिन अगले ही पल वह फिर दहाड़ा। उसके पूरे शरीर में तीव्र गति का आवेग फैल गया। चूंकि वह पहले ही हमला कर चुका था, इसलिए उसे रुकना नहीं चाहिए और उसे मौके पर ही नीतियान को मार देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अगले ही पल क्रोध की गर्जना गूंज उठी। बूम! तभी एक प्रबल गति उत्पन्न हुई और शून्य ने बल लगाया, जिससे नी सैंटोंग को कई कदम पीछे हटना पड़ा, इससे पहले कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता। महान बुजुर्ग। नी सैंटोंग ने अपने शरीर को स्थिर किया और नी वेन्युवान को भय से देखा। नी सैंटोंग, तुम बहुत साहसी हो। तुमने हॉल में परिवार के मुखिया पर हमला करने की हिम्मत की। नी वेन्युवान का चेहरा उदास था और वह गुस्से से चिल्लाया, क्या आपको लगता है कि यह बुजुर्ग हवा है? सैंटोंग की हिम्मत नहीं है। नी सैंटोंग ने तुरंत सिर झुका लिया। सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेशक वह जानता था कि नी वेन्युवान नी परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग वानजियांग क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था और पूरे मोयांग शहर में सर्वोच्च अस्तित्व था। उसकी 9वीं स्तर की युवानलिंग साधना के साथ 10 लोग एक साथ बंधे होने पर भी नी वेन्युवान के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। नी सैंटोंग, तुमने विदेशियों के साथ मिलकर परिवार के मुखिया की हत्या कर दी। तुम ऐसे अपराध के दोषी हो जिसे माफ नहीं किया जा सकता। नी वेन्युवान का बुरा चेहरा उदास था। वह एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, लेकिन ये देखते हुए कि तुम 3 साल से परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हो, भले ही तुम में कोई योग्यता न हो, तुमने कड़ी मेहनत की है। अब से नी परिवार के मामलों को परिवार के मुखिया नीतियान द्वारा संभाला जाएगा। अब आप मुख्य प्रबंधक नहीं हैं, इसलिए परिवार में रहें और अपने बारे में सोचें। ये ठंडे शब्द एक फैसला थे। हाँ, नी सैंटोंग ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया और बार बार सिर हिलाया। लेकिन नीतियान ने भौहें सिकुड़ी और नी वेन्युवान को तिरछी नजर से देखा। मास्टर, हालांकि नी सैंटोंग ने एक गंभीर अपराध किया है, वह आखिरकार नी परिवार का सदस्य है और वह हाल के वर्षों में परिवार के लिए समर्पित रहा है। नी वेन्युवान ने स्वाभाविक रूप से नीतियान के असंतोष को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कृपया इस बुरे आदमी की खातिर उसकी जान बख्श दें। नी सैंटोंग, चूंकि बुजुर्ग तुम्हारे लिए विनती कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नीतियान ने थोड़ा सिर हिलाया, नी सैंटोंग को ठंडी नजर से देखा और कहा, मुझे आशा है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। हाँ। नी सैंटोंग ने बार बार सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक भयंकर हत्या का इरादा था। नीतियान ने बहुत पहले ही इस जानलेवा इरादे को महसूस कर लिया था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। नी वेन्युवान को विशेष दर्जा प्राप्त था, वह बुरा था और बहुत भावुक था, इसलिए उसने नी सैंटोंग के लिए विनती की। लेकिन नी सैंटोंग के चरित्र को देखते हुए वह कैसे चुप रह सकते थे? वह निश्चित रूप से नीतियान पर फिर से हमला करेगा और फिर उसे मारने में बहुत देर नहीं होगी। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.7.1
मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आता हूँ अध्याय 3 WTR LABWTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ # युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #4 अध्याय 4 आशा की बहाली स्टार स्टोन। नी सैंटोंग आप पहले नीचे जाइए। नी वेन्युवान ने अपना हाथ हिलाया और नी सैंटोंग को जाने दिया। फिर नीतियान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर आप बा परिवार के मामलों से निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं? मास्टर आप बहुत लापरवाह हैं। भले ही आप बा परिवार के प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहते हो, लेकिन आपको बा परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, बा जियां का बा परिवार में बहुत ऊंचा दर्जा है। इस बार हमारे नी परिवार ने बा परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। बा परिवार नी परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नी परिवार भविष्य में मोयांग शहर में कैसे पैर जमा सकता है? इससे पहले कि नीतियान कुछ बोल पाता, नी परिवार के अन्य बुजुर्गों ने शिकायत की, जिनमें से एक की शिकायत दूसरे से अधिक गंभीर थी। वास्तव में बा परिवार बहुत मजबूत है, नी परिवार से तुलना करना तो दूर की बात है। लेकिन नीतियान स्वर्गीय युद्ध देवता का पुनर्जन्म, वह कैसे डर सकता था? महाराज आपके विचार से परिवार के स्वामी ने इस मामले को कैसे संभाला होगा? नीतियान ने इन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ ग्रैंड एल्डर नी वेन्युवान को देखा और हल्के से पूछा, मुझे लगता है कि परिवार के मुखिया ने बा परिवार के मामले को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। नी वेन्युवान ने स्वाभाविक रूप से नीतियान के इरादे को समझा और जोर से कहा, बा परिवार बहुत बदमाशी कर रहा है। अगर मेरा नी परिवार वापस नहीं लड़ता है तो बा परिवार के लोग वास्तव में सोचेंगे कि मेरे नी परिवार को धमकाना आसान है। परिवार के मुखिया ने बा परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे मेरे नी परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। इस तरह बा परिवार के लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे नी परिवार को धमकाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। ऊंची आवाज बंद होने के बाद हॉल में अचानक शांति छा गई। नी वेन्युवान के शब्द इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते थे। उसने नीतियान के व्यवहार का पूरा समर्थन किया। नीतियान थोड़ा मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि नी परिवार में अभी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नी परिवार के अन्य बुजुर्ग भी बहुत उलझन में हैं। बा परिवार ने पहले ही नी परिवार पर नजरें गड़ा दी हैं। भले ही वे विनम्रता से मना करने का प्रयास करें, लेकिन बा परिवार नी परिवार को जाने नहीं देगा। इसके बजाय वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे। नीतियान का कठोर जवाबी हमला बा परिवार को भयभीत कर देगा और वे भविष्य में खुद को संयमित कर सकते हैं। पुनर्जन्म के बाद नीतियान ने अन्य किसी की अपेक्षा शक्तिशाली का सम्मान करने के सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझा। अगर वह अब सख्त नहीं हुआ तो कल नी परिवार के लोग घुटने टेक देंगे। बुजुर्गों ध्यान से सुनो। नीतियान का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें बड़ों पर घूम गईं और उसने गंभीरता से कहा, अतीत में नी परिवार कैसा भी हो, अब से नी परिवार किसी भी बदमाशी को स्वीकार नहीं करेगा। जो कोई भी नी परिवार को भड़काने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही शब्द मिलेगा, मौत। ठंडी आवाज बंद हो गई और पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। बुजुर्गों ने नीतियान को अजीब भाव से देखा। क्या उनके सामने खड़ा व्यक्ति सचमुच ही परिवार का बेकार मुखिया है? बड़े भाइयों, परिवार के मुखिया को कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना नीतियान ने हल्के से कहा, नी परिवार के सभी मामले सामान्य हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो परिवार के मुखिया को परेशान न करें। बोलने के बाद वह सबकी प्रतिक्रिया देखे बिना ही मुड़े और चले गए। मोयांग सिटी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। परिवार का मुखिया बिना किसी चिंता के अभ्यास कर सकता है। परिवार के मामले मेरे हाथों में हैं। नी वेन्युवान ने नीतियान की पीठ की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। उसे नीतियान के व्यक्तित्व परिवर्तन की परवाह नहीं थी। उसने केवल ये देखा कि नीतियान की प्रतिभा वापस आ गई थी और पहले से अधिक असामान्य थी। नी परिवार के बढ़ने की उम्मीद है। ... डोंग डोंग डोंग। जैसे ही नीतियान अपने कमरे में लौटा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही नीतियान अपने कमरे में लौटा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। नौवीं बहन, अंदर आओ। नीतियान मंद मंद मुस्कुराया। भाई नीतियान, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं था? नी योरू अंदर आई। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, जिससे एक छोटी लड़की का खालीपन और चपलता प्रकट हो रही थी। मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं जानना चाहता हूँ। नीतियान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? नी योरू ने अपने हाथ पीछे कर लिए, थोड़ा शर्मिंदा लग रही थी और बचकानी हरकतों से कहा, भाई नीतियान परिवार का मुखिया है, इसलिए लोगों को आपसे बात करने की अनुमति नहीं है। बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मुझसे बात करने के लिए कुछ होना चाहिए। नीतियान शांति से मुस्कुराया। नी योरू थोड़ा स्तब्ध था और अचानक गंभीर हो गया, बोला, भाई नीतियान, धन्यवाद। अगर यह आप नहीं होते तो रू की सगाई बा परिवार के बेवकूफ से हो जाती। मैं परिवार का मुखिया हूं और मुझे यही करना चाहिए। नीतियान मंद मंद मुस्कुराया। उसके दिल में जिज्ञासा थी, क्या 9 वर्षीय नी योरू को पता है कि सगाई का क्या मतलब है? हाँ, कोई बात नहीं, रुआ को अभी भी भाई नीतियान को धन्यवाद देना होगा। नी योरू ने सिर हिलाया। उसे हमेशा लगता था कि नीतियान पहले से अलग है। नीतियान के मन में कुछ चल रहा था और नी योरू से कुछ देर बात करने के बाद उसने उसे जाने दिया। नीतियान कमरे में अकेला बचा था। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद नीतियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर की जांच करने लगा। सभी 9 युवान मेरिडियन जागृत हो गए हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। युवान मेरिडियन पर सभी जगह दरारें हैं और उनमें से कुछ टूट भी गए हैं। नीतियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह शरीर उसकी कल्पना से भी बदतर है। सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह है कि युवान मेरिडियन में विषाक्त पदार्थ नसों में गहराई तक प्रवेश कर गए हैं और 9 युवान मेरिडियन गंदे काले हो गए हैं। यदि विष को विषमुक्त नहीं किया गया तो 9 युवान मेरिडियन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और यहां तक कि 9वें स्तर के दान सम्राट भी असहाय हो जाएंगे। स्टार स्टोन। लेकिन अगले ही पल नीतियान को एक बड़ी खोज हुई, जिससे उसकी आंखें हिंसक रूप से कांप उठीं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टार स्टोन सचमुच मेरे साथ पुनर्जन्म लेगा। काफी देर के बाद नीतियान ने एक लंबी सांस छोड़ी, खुद से बुदबुदाया और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। स्टार स्टोन उसे पिछले जन्म में डार्कसी गैलेक्सी में प्राप्त हुआ था, जो स्वर्गीय क्षेत्र में पहला निषिद्ध स्थान था। अपने पिछले जन्म में वह युद्ध का देवता था, स्वभाव से घमंडी था और पागलपन से काम करता था। उसने गलती से जान लिया कि स्वर्गीय सम्राट को भेदने और ईश्वर के दायरे में चढ़ने का रहस्य डार्कसी गैलेक्सी में छिपा था, जो स्वर्गीय दायरे में पहला निषिद्ध स्थान था। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आता हूं अध्याय 4 WTR LABWTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं # युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग
0.02% #5 अध्याय 5 सितारों की उत्पत्ति 9 परत वाली स्वर्गीय नदी। इसलिए वह अकेले ही डार्क सी गैलेक्सी की ओर चला गया और स्टार स्टोन वह था जो उसे एनहाई मंदिर से मिला था। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने स्टार स्टोन का अध्ययन जारी रखा, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि नीतियान को लगा कि स्टार स्टोन में जीवन की एक बहुत मजबूत सांस थी। उसके बाद उन्होंने हर दिन पत्थर को रक्त और सत्व खिलाया और जीवन की सांस धीरे धीरे जागने लगी। मूलतः उसने सोचा था कि वह इस तरह से स्टार स्टोन को खोल सकता है और देव क्षेत्र के रहस्य को देख सकता है। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें लुजियान द्वारा धोखा दिया जाएगा और शादी की रात को उनकी दुखद मृत्यु हो जाएगी। स्टार स्टोन पूरी तरह से मेरे शरीर में विलीन हो गया है और यह मेरा 10वां युवानमाई बन गया है। थोड़ी देर बाद नीतियान ने पाया कि डेंटियन क्यूई सागर में 9 क्षतिग्रस्त युवानमाई के अलावा 10वीं युवानमाई भी थी। ये स्टार स्टोन था। सभी योद्धाओं के पास केवल 9 युवानमाई हैं। मार्शल आर्ट में ये सामान्य ज्ञान है। जब भी युवानमाई क्षेत्र में कोई मार्शल कलाकार किसी युवानमाई को जगाता है तो उसकी ताकत एक स्तर बढ़ जाती है। लेकिन इस समय नीतियान के पास वास्तव में 10वीं युवानमाई है। बहुत अजीब। इसके अलावा स्टार स्टोन द्वारा परिवर्तित 10वीं युवानमाई अन्य 9 युवानमाई से अलग है और इसमें कोई युवानली आभा नहीं है। लेकिन ये लोगों को लगभग उछाल जैसा एहसास देता है, जैसे कि इसमें कोई भयानक शक्ति छिपी हो। मेरे पुनर्जन्म का स्टार स्टोन से बहुत कुछ लेना देना है। थोड़ा शांत होने के बाद नीतियान को अचानक यह एहसास हुआ कि शायद ये स्टार स्टोन था जिसने उसे मृतकों में से पुनर्जन्म दिया था। आखिर यह सितारा पत्थर क्या है? और भी अधिक भ्रमित होकर नीतियान की चेतना ने धीरे धीरे 10वीं युवानमाई की जांच की। अगले ही पल वह अचानक चीख पड़ा और यह देखकर चौंक गया कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया है। ये है। अपने दिल में भयभीत नीतियान ने अपने दिमाग को एकाग्र किया और अपने सामने की दुनिया को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। चारों ओर का वातावरण विशाल और असीम था तथा दूर दूर तक फैले असंख्य मनतारे अंधकार के किनारे पर धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे। यह एक निर्जीव संसार था, एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह जो 10,000 वर्षों से सो रहा था। हाँ, नीतियान और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसकी सांसें भारी हो गईं। इस समय और स्थान के शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी के लुढ़कने जैसी ध्वनि गूंजी। अनंत अराजकता, आकाशगंगा क्षेत्र, 9 परत वाली आकाशीय नदी, अनंत तारे, सितारों की शक्ति, शक्ति का स्रोत, तारों की शक्ति, शाश्वत सर्वोच्च। उसके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और नीतियान को शब्दों से परे झटका लगा। गैलेक्सी रियल्म ही इस दुनिया का नाम होगा। नीतियान ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और खुद से कहा, तथाकथित 9 स्वर्ग नदी का मतलब है कि आकाशगंगा क्षेत्र 9 स्वर्गों से बना है। लेकिन उस आवाज में स्टार पावर का क्या मतलब है? और वे कहते हैं कि स्टार पावर ही शक्ति का स्रोत है। इसका क्या मतलब है? एक के बाद एक प्रश्न उसके मन में घूम रहे थे, जिससे उसके सामने की दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा और बढ़ रही थी। वह जानता था कि वह आकाशगंगा क्षेत्र में प्रवेश कर सका, इसका कारण तारा पत्थर ही होगा। तारा पत्थर उसके साथ विलीन हो गया है और उसका 10वां मध्याह्न बन गया है। नीतियान किसी भी समय आकाशगंगा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। गैलेक्सी दायरा खुला है और दायरा गठन सक्रिय है। इस समय आसपास के शून्य से फिर से गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हो। वह क्या है? नीतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आकाशगंगा क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल संरचना खड़ी थी। यह विशाल संरचना आकाश तक पहुंच गई, मानो यह विश्व की रक्षा करने वाली आधारशिला हो, प्राचीन और रहस्यमयी आभा बिखेर रही हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सदैव विद्यमान हो। सीमा युवान गठन, सेना के चलने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और नीतियान अपना रंग बदलने से खुद को रोक नहीं सका। बूम बूम, ये संरचना धीरे धीरे शुरू हुई, प्राचीन गर्जनाओं के साथ साथ, और संपूर्ण आकाशगंगा क्षेत्र ने तुरंत ही इस संरचना का अनुसरण करना शुरू कर दिया। बहुत खूब। एक क्षण में मूलतः अंधकार में और अस्त व्यस्त आकाशगंगा क्षेत्र अचानक चमक उठा और असंख्य तारे उज्ज्वल और चकाचौंध हो गए, जो असीम शून्य पर बिखरे हुए थे। यह उसके सामने का दृश्य शानदार था। चारों ओर नर्म तारों की रोशनी थी, जिसने नीतियान को इतना हैरान कर दिया कि वह बोल नहीं सका। बूम, इसके तुरंत बाद सीमा युवान संरचना के केंद्र में धरती को हिला देने वाली ध्वनि गूंजी और पूरी दुनिया हिल गई, जैसे कि इसे सीधे खोल दिया गया हो। बैंग 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 बैंग। नीतियान उस विशाल स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो आकाश और पृथ्वी को सीमा रेखा के केंद्र से जोड़ता था। जमीन से निकलकर जीवन के वृक्ष की तरह यह आकाश की ओर तेजी से बढ़ता गया। स्टार स्टोन। नीतियान का पूरा शरीर बेवजह कांप उठा और इस समय उसका दिल लगभग रुक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी का विशाल स्तंभ जो अचानक सीमा सरणी के केंद्र में दिखाई दिया था, वह स्टार स्टोन था। आकाशगंगा क्षेत्र। बूम बूम बूम। स्टार स्टोन तेजी से तारों भरे आकाश की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही उसने आकाश और पृथ्वी को जोड़ दिया। यह नीतियान हैरान रह गया। उसकी चेतना जहां भी जाती थी, उसे स्टार स्टोन का अंत महसूस नहीं हो पाता था। 9 परत वाला तारा क्षेत्र, 9 परत वाली स्वर्ग की नदी। तारा पत्थर के साथ ऊपर की ओर खोज करते हुए उन्होंने तुरंत पाया कि तारा क्षेत्र वास्तव में 9 परतों में विभाजित था, जो स्वर्ग की 9 परत वाली नदी थी। ये वास्तव में स्वर्ग की 9 परत वाली नदी है। काफी देर के बाद नीतियान थोड़ा शांत हुआ और स्टार स्टोन को ध्यान से देखने लगा। सितारा पत्थर पर प्राचीन आध्यात्मिक पैटर्न उत्कीर्ण किए गए थे। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आता हूं। अध्याय 5 WTR LAB WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। #1 युद्ध का पहला देवता, पुनर्जन्म का मार्ग। 0.02%। #6 अध्याय 6 यदि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे अधिक कष्ट सहना होगा। आध्यात्मिक पैटर्न की रेखाएं नाजुक और जटिल हैं और ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत ही रहस्यमय गठन आभा है। ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार की बंध शक्ति है। नीतियान ने भी अपने पिछले जीवन में आध्यात्मिक गठन मोहर पर गहन अध्ययन किया था और तुरंत पहचान लिया था कि तारा पत्थर पर आध्यात्मिक पैटर्न एक जटिल मोहर थी। मुझे भी अपने पिछले जन्म में मोहरों की गहरी समझ थी और मैंने कभी इतनी जटिल मोहर नहीं देखी थी। नीतियान ने मोहर की आभा को महसूस किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह रसातल में गिर रहा हो, और वह चौंक गया। उसने अनुमान लगाया कि इस मोहर में निहित शक्ति बहुत ही अद्भुत होगी, शायद उसकी कल्पना से परे। बूम बूम। जब वह अत्यंत आश्चर्यचकित था, तभी शून्य में पुनः एक ध्वनि गूंजी। क्षेत्रीय तत्व संरचना आकाशगंगा क्षेत्र में 9 परत वाली स्वर्गीय नदी की रक्षा करती है। तारा अयस्क 900 अरब तारों की शक्ति को अवरुद्ध करता है। तारों की शक्ति, शक्ति का स्रोत, शून्य को चकनाचूर कर देती है और आकाश को नष्ट कर देती है। 1 लाख तारों की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है।
10 लाख तारों की शक्ति पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। 10 करोड़ तारों की शक्ति आकाश को नष्ट कर सकती है। 1 करोड़ तारों की शक्ति शून्य को चकनाचूर कर सकती है। 1 अरब तारों की शक्ति। उसके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और नीतियान मौके पर ही स्तब्ध रह गया, मानो बिजली गिर गई हो और पूरा व्यक्ति भयभीत हो गया। काफी समय के बाद नीतियान अंततः शांत हो गया। क्या ये हो सकता है कि तारा अयस्क में वास्तव में स्वर्गीय सम्राट को भेदने और ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंचने की शक्ति हो? वह अपने आप से बुदबुदाया, उसके चेहरे पर एक अमिट आश्चर्य का भाव था। अपने पिछले जीवन में वह स्वर्गीय सम्राट की 9वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था और उस समय उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के शून्य को नष्ट करने की शक्ति नहीं थी। शून्य को चकनाचूर करना, आकाश को नष्ट करना, किंवदंती में केवल सच्चे देवताओं के पास ही यह शक्ति है। स्टार स्टोन, 900 अरब सितारों की शक्ति को सील करो, मुझे सितारों की सारी शक्ति जागृत करनी होगी। ये सोचते समय नीतियान उत्साहित था और उसका दिल गर्व से भर गया। स्टार स्टोन उसके साथ विलीन हो गया है और उसके शरीर में 10वें युवानमय में बदल गया है। यदि स्टार स्टोन पर 900 अरब सितारों की शक्ति जागृत की जा सके तो नीतियान की शक्ति अभूतपूर्व रूप से मजबूत होगी। उस समय सुबह और शाम के सम्राट की बात तो दूर, भले ही देव क्षेत्र के 9 सम्राट सेना में शामिल हो जाएं, यह उसके लिए कदम रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सितारों की शक्ति कैसे जागृत करें? नीतियान बहुत उत्साहित था, उसकी आंखों में जादुई रंग था, लेकिन वह नहीं जानता था कि तारों की शक्ति को कैसे जगाया जाए। स्टार स्टोन पर अंकित आध्यात्मिक पैटर्न 900 अरब तारों की सीलबंद शक्ति हैं, लेकिन इस समय ये सभी आध्यात्मिक पैटर्न धूसर हैं, स्पष्टतः अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। 9 परत वाली नदी, 900 अरब तारे, क्या ये हो सकता है? अचानक नीतियान ने आकाश में चमकते सितारों को देखा और उसके दिल में एक साहसिक अनुमान आया। क्या तारों से भरा यह आकाश तारों की शक्ति को जागृत करने का रहस्य है? इसे अजमाएं। नीतियान बहुत उत्साहित था, वह पैरों पर पैर रखकर बैठा था और अपने सबसे निकट स्थित तारे को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। बहुत खूब। जैसे ही उसका मन तारे में प्रविष्ट हुआ, तारा पत्थर पर एक तारा आत्मा का पैटर्न अचानक उज्ज्वल हो गया, मानो वह प्रेरित हो। पहली स्टार शक्ति, जागो। उसके मन में एक आवाज गूंजी जिसने एक पल के लिए नीतियान को चौंका दिया और फिर उसने अपने मन पर काबू पा लिया। बूम, एक तारा जागृत हुआ और हिंसक तारा शक्ति एक आग के गोले की तरह थी जो नीतियान की मध्याह्न रेखाओं से होकर गुजर रही थी। अगले ही पल उसके शरीर में आग की लपटें उठने लगीं। नीतियान को लगा कि उसका पूरा शरीर जलने वाला है और वह चीखने से खुद को नहीं रोक सका। बूम बूम बूम, भयानक सितारा शक्ति एक क्रूर जानवर की तरह शरीर में प्रवेश कर गई और नीतियान के दानतयान क्यूई सागर पर प्रभाव डाला। ये दर्द होता है। अगले ही पल स्टार पावर ने क्षतिग्रस्त युवानमाई पर प्रभाव डाला और दर्द पहले की तुलना में कई गुना अधिक गंभीर हो गया। ठंडा, नीतियान का चेहरा क्रूर था और वह गहरी दहाड़ लगा रहा था। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मानो वह कोकून से बाहर निकलकर अगले ही पल तितली बन जाएगा, राख से पुनर्जन्म ले लेगा। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। थोड़ी देर बाद नीतियान को पूरे शरीर में पसीना आने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर में 9 क्षतिग्रस्त युवानमाई स्टार पावर के प्रभाव में नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ठीक हो रहे थे। इसी समय तारा अयस्क द्वारा निर्मित 10वीं युवानमाई भी बहुत अधिक मजबूत हो गई और इसमें शक्ति और अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे स्टार पावर अधिक हिंसक हो गई। नीतियान का दानतयान क्यू सागर फट गया था और उसका शरीर भयंकर दर्द से पीड़ित था। नीतियान के शरीर से एक सितारा शक्ति का निशान फैल गया जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का प्रभामंडल बन गया। लगातार प्रयास करो, मुझे दृढ़ रहना होगा। पूरे शरीर में भयंकर दर्द के साथ नीतियान ने अपने दांत पीस लिए और बड़ी इच्छा शक्ति के साथ भयंकर दर्द से लड़ा, अपने पूरे शरीर को पसीने से भीगने दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यदि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे अधिक कष्ट सहना होगा। आकाशगंगा क्षेत्र में नीतियान ने पहली बार तारों का विलय किया और यह प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। टिक टिक, समय पल पल बीतता गया, बहुत आरामदायक। थोड़ी देर बाद नीतियान को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में स्टार पावर कोमल हो गई है, अब पहले जैसी हिंसक नहीं रही। इसके बजाय ये बसंत की बारिश की तरह था, निरंतर पानी की तरह गर्म, धीरे धीरे बहता हुआ, पूरे शरीर की नसों को नम कर रहा था और अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस हो रहा था। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आता हूं। अध्याय 6 WTR LAB WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। #1 युद्ध का पहला देवता, पुनर्जन्म का मार्ग। 0.02%। #7 अध्याय 7 तुम मुझे कचरा कहते हो, कितनी भयानक शक्ति है। थोड़ी देर बाद नीतियान को अचानक पता चला कि 9 क्षतिग्रस्त मध्याह्न रेखाएं स्टार पावर के प्रभाव में पूरी तरह से बहाल हो गई थीं। 9 मेरिडियन अब क्षतिग्रस्त नहीं थे और यहां तक कि सबसे गंभीर फ्रैक्चर भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 9 मध्याह्न रेखाएं तारों की हल्की रोशनी से चमक रही थीं। हालांकि वे धुंधली और मंडराती हुई थीं, लेकिन वे वास्तव में मौजूद थीं। तारों की शक्ति सचमुच प्रबल है। केवल एक तारे की शक्ति ही वास्तव में 9 क्षतिग्रस्त मध्याह्न रेखाओं को पुनः स्थापित कर सकती है। नीतियान अपनी खुशी को रोक नहीं सका और खुद से ही बुदबुदाया, सितारों की शक्ति को इकट्ठा करो, शाश्वत सर्वोच्च। ऐसा लगता है कि रहस्यमय आवाज सही थी। यदि आप वास्तव में 900 बिलियन सितारों की शक्ति को जागृत करते हैं तो आप निश्चित रूप से शाश्वत सर्वोच्च बन जाएंगे। एक तारे की शक्ति पहले से ही इतनी भयावह है, 900 अरब तारों की शक्ति निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व अद्वितीय अस्तित्व बन जाएगी जो दुनिया को देखती है। दूसरा प्रयास करो। पहले तारे की शक्ति जागृत करने के बाद नीतियान जल्दी से शांत हो गया और दूसरे तारे को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हुई क्योंकि उन्हें स्टार स्टोन की स्टार पावर का एहसास नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित था। अगर मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूं तो मैं स्टार पावर को जागृत नहीं कर सकता। नीतियान खड़ा हो गया, उदास नहीं था लेकिन मंद मंद मुस्कुराया। तारा पत्थर उसके साथ एकीकृत हो गया है और उसका 10वां मध्याह्न बन गया है। मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए? मार्शल आर्ट में सबसे अधिक वर्जित बात अधीरता है। जैसा कि कहावत है, जल्दबाजी से नुकसान होता है। आप जितना अधिक परेशान होंगे उतना ही यह आपके मार्शल आर्ट दिल की पवित्रता को प्रभावित करेगा। केवल जब आपका मार्शल आर्ट हृदय शुद्ध होगा तभी आप सर्वोच्च शिखर पर चढ़ सकते हैं। नीतियान आकाशगंगा क्षेत्र से बाहर आया, उसकी पूरी आत्मा तरोताजा हो गई और उसका पूरा शरीर तेज हो गया, जैसे म्यान से बाहर निकली तलवार अपनी धार दिखा रही हो। उन्होंने 10वीं मध्याह्न रेखा को पुनः देखा और एक छोटा सा तारा चमकता हुआ देखा जो पहला तारा था जिसे उन्होंने जगाया था।
हालांकि यह केवल एक तारे की शक्ति थी, नीतियान को यह महसूस हुआ कि 10वीं मध्याह्न रेखा की शक्ति निश्चित रूप से अन्य 9 मध्याह्न रेखाओं की शक्ति के योग से अधिक भयानक थी। 9 मध्याह्न रेखाओं की मरम्मत कर दी गई है। अब मैंने मध्याह्न रेखाओं के 9वें स्तर की शक्ति बहाल कर दी है। ये बहुत अच्छा है। नीतियान ने अपने डेंटियन में 9 मध्याह्न रेखाओं को देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। तारों की शक्ति ने न केवल उसकी मध्याह्न रेखा की क्षति की मरम्मत की, बल्कि मध्याह्न रेखा के जहर को भी ठीक कर दिया। अब मुझे अपने मार्शल शरीर को शांत करने और युवानलिंग के जागरण के लिए तैयार होने के लिए कुछ आध्यात्मिक दवा की आवश्यकता है। मेरिडियन के 9वें स्तर को बहाल करने के बाद मैं युवानलिंग क्षेत्र पर प्रभाव डालूंगा, जिसके लिए आध्यात्मिक चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता है। मोयांग शहर में कोई दवा की दुकान नहीं है, इसलिए मैं केवल देखने के लिए बाजार जा सकता हूँ। इस बारे में सोचने के बाद नीतियान ने बाजार जाकर देखने का फैसला किया। शायद अगर मैं भाग्यशाली रहा तो कुछ अच्छी औषधीय सामग्री खरीद सकूंगा। थोड़ी देर बाद नीतियान नी परिवार के वित्तीय हॉल में आया। चूंकि वह बाजार जा रहा था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह पैसे लेने के लिए वित्तीय हॉल में आया। देखो, परिवार का मुखिया यहाँ है, उसके लिए रास्ता बनाओ। मैंने सुना है कि परिवार के मुखिया ने आज मीटिंग हॉल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बा परिवार के सबसे बड़े बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसे घुटनों पर गिरा दिया। बा परिवार किस तरह का व्यक्ति है? वे हमारे नी परिवार को चुनौती देने और एक मूर्ख से शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत करते हैं। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? नी परिवार के कई सदस्य फाइनेंस हॉल में इकट्ठे हुए। जब उन्होंने नीतियान को आते देखा तो वे सबने रास्ता बनाया और फुसफुसाए। बा परिवार के उकसावे का जोरदार प्रतिकार करने के बाद नी हवेली में नीतियान की स्थिति तेजी से बढ़ी और वह एक नायक बन गया जिसने नी परिवार को बचाया। सभी लोग नीतियान को विस्मय से देखने लगे। नीतियान ने इन लोगों की उपेक्षा की और सीधे वित्त हॉल में चला गया। फाइनेंस हॉल का मुखिया ली अंशुन छोटा और मोटा था, उसका चेहरा भयंकर था। पहली नजर में वह अच्छा इंसान नहीं था। वह नी परिवार से नहीं था। वह नी परिवार के वित्त हॉल का मुखिया बन सका क्योंकि उसका एक अच्छा साला नी सेंटोंग था। ओह, वह कौन था? वह तो हमारा निकम्मा मुखिया निकला। इस समय ली अंशुन एक कुर्सी पर पीछे झुककर तरबूज के बीज फोड़ रहा था, अपनी पलकें उठा रहा था और व्यंग्यात्मक लहजे में नीतियान की ओर देख रहा था। ली अंशुन ने आज मीटिंग हॉल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह नी परिवार के बुजुर्गों की परिषद के लोग ही होंगे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बा परिवार की पिटाई की होगी। नीतियान बेकार था क्योंकि उसकी मेरिडियन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वह बा परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी को कैसे पीट सकता था? उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करना तो दूर की बात थी। आप कौन हैं? नीतियान ने ली अंशुन की ओर देखा, उसका चेहरा कुछ उदास था। वित्त हॉल के प्रमुख ली अंशुन खड़े हो गए। पहले तो बहुत घमंडी, फिर उनके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुलपति की सभी शिरोबिंदु नष्ट हो गई हैं। अपनी चोटों का अच्छे से ख्याल रखने के बजाय वे वित्त हॉल में क्यों आए? हवा को तुम्हें फिर से उड़ा कर ले जाने मत दो। आओ, तुम में से कुछ लोग जल्दी से उस मुखिया को वहां से भगा दो। व्यंग्यात्मक स्वर, अत्यंत तिरस्कारपूर्ण। इसका मतलब यह है कि नीतियान बर्बाद है। लेकिन ली अंशुन ने यह नहीं देखा कि उसके आसपास के लोग इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे हरे हो गए थे। दबंग नीतियान ने बाजियां को भी मारने की हिम्मत की तो वह ली अंशुन पर नन कैसे हो सकता था? मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दो। लेकिन नीतियान ने सिर्फ भौहें सिकुड़नी और ठंडे स्वर में कहा। वह ली अंशुन जैसे किसी व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहता था। यह इसके लायक नहीं है। अरे, 100 सोने के सिक्के। किसने सोचा होगा कि ली अंशुन एक अजीब चीख निकालेंगे, नीतियान को घूरेंगे और व्यंग्यात्मक रूप से डांटेंगे, तुम बेकार हो, तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? बर्बाद करना। सीधे तौर पर कहे गए ये 2 शब्द अत्यंत कठोर लग रहे थे। तुम मुझे बेकार कहते हो? नीतियान ने ली अंशुन को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आता हूं। अध्याय 7 WTR LAB WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। #1 युद्ध का पहला देवता, पुनर्जन्म का मार्ग। 0.02% #8 अध्याय 8 वह पीटने लायक है। वह पीट कर मार डालने लायक है। ली अंशुन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। नीतियान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और कहा, आपके मध्याह्न रेखाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और आपके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। यदि आप बेकार नहीं हैं तो आप क्या हैं? वह पूरी तरह से उत्साहित था और नीचे की ओर देख रहा था, जैसे उसके सामने खड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया नहीं बल्कि एक नौकर था। वास्तव में नीतियान ने अपने होंठ फड़फड़ाए और उसकी आंखों में ठंडक फैल गई। आसपास का खालीपन अचानक एक ठंडी, चुभने वाली और ठंडी हवा से भर गया। वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई अंधा है और उसे कार्रवाई करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है? ली अंशुन को अचानक ठंड का एहसास हुआ और उसका दिल बेवजह कांप उठा। पापा! अगले ही क्षण एक स्पष्ट थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। ली अंशुन की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसका आधा चेहरा सूज गया। नीतियान, तुम? ली अंशुन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, ऐसा महसूस करते हुए कि वह एक सपने में था। अपने सामने नीतियान को देखकर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। आउच! जब तक उसके चेहरे पर जलन का दर्द बाहर नहीं आ गया, वह फिर से चिल्लाया, नीतियान की ओर इशारा करते हुए और कोसते हुए, छोटे कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? पापा! ली अंशुन की बात खत्म होने से पहले ही दूसरा थप्पड़ पड़ा। छोटे कमीने, मैं ग्रैंड डीकन हूं। ली अंशुन दहाड़ा, लेकिन केवल आधे शब्द ही बोल सका। पा पा पा, एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ पड़े और ली अंशुन को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं मिला। लगातार 1 दर्जन से अधिक बार थप्पड़ मारने के बाद नीतियान को लगा कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए वह रुक गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? उसने ली अंशुन की ओर सहानुभूति से देखा और हल्के से कहा। इस समय ली अंशुन का आधा चेहरा उभरा हुआ था और उसकी उंगलियों के निशान पर खून के निशान थे। मैं ग्रैंड डीकन का साला हूं। उसने भयभीत होकर नीतियान को देखा और अचानक जोर से चिल्लाया। नी सेंटोन के बहनोई। नीतियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और हल्के से कहा, वह वास्तव में पिटाई के लायक है। अंततः उसे समझ में आ गया कि ली अंशुन, जो एक बदमाश था, वित्त विभाग का प्रमुख कैसे बन सका। पता चला कि उसका एक अच्छा साला था। चूंकि ली अंशुन नी सेंटोन का साला था, इसलिए उसे पीटा जाना अनुचित नहीं था। यदि नीतियान को ली अंशुन की पहचान पहले से पता होती तो पिछला थप्पड़ निश्चित रूप से अधिक गंभीर होता। आसपास के लोग सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए।
सौभाग्य से उन्होंने अभी नीतियान के सामने अभिमानी व्यवहार नहीं किया, अन्यथा वे ही थे जिन्हें पीट पीट कर सुअर बना दिया जाता। इस व्यक्ति ने परिवार के मुखिया का तिरस्कार किया और परिवार के मुखिया की शान को चुनौती दी। क्या उसे पीटा जाना चाहिए? नीतियान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सभी को चंचल नजर से देखा। वह पिटाई के लायक है, वह सचमुच पिटाई के लायक है, वह पीट पीट कर मार डालने लायक है। सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सिर हिलाया। क्या आपके बीच वित्त विभाग से कोई व्यक्ति है? नीतियान के चेहरे पर नरमी आ गई, वह हल्के से मुस्कुराया और ऊंची आवाज में पूछा। किसी को नहीं पता था कि नीतियान आगे क्या करने वाला था और वे एक दूसरे को देखने लगे। मालिक के पास लौटो, मैं वित्त विभाग से नियनमिन हूँ। काफी देर के बाद 20 साल का एक युवक खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज में बोला। नियनमिन, बहुत बढ़िया। नीतियान ने नियनमिन की कांपती हुई नजर को देखा, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा, अब से आप वित्त विभाग के नए प्रमुख हैं। मुझे 100 सोने के सिक्के लाकर दो। हाँ। नियमिन वहीं पर स्तब्ध रह गया और उसे प्रतिक्रिया करने में बहुत समय लगा। फिर उसने बार बार सिर हिलाया, उसके चेहरे पर परमानंद की झलक थी और वह जल्दी से अंदर के हॉल में भाग गया और जल्दी से 100 सोने के सिक्के निकाल लिए। नीतियान ने सोने के सिक्के ले लिए और सीधे वहां से चला गया। अरे, अब मैं वित्त विभाग का प्रमुख हूँ, मुझे पता था कि मैं पहले ही खड़ा हो जाता। नीतियान के चले जाने के बाद सभी के चेहरे पर अफसोस की लकीरें थीं। नी हवेली से निकलने के बाद नीतियान सीधे मोयांग शहर के बाजार में चला गया। इस समय दोपहर का समय था और बाजार में हर जगह लोगों की भीड़ थी। विभिन्न प्रकार की चीख पुकार और झगड़ों की आवाजें एक साथ मिलकर एक भव्य जुलूस की तरह लग रही थीं। नीतियान काफी देर तक बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे अपनी पसंद की औषधीय सामग्री नहीं मिल सकी। बाजार में अधिकांश दुकानों पर घटिया औषधीय सामग्रियां बिक रही थीं, जो वास्तव में उनकी पसंद की नहीं थी। ठीक है, चलते हैं। इस बारे में सोचने के बाद नीतियान जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और जाने को हुआ, उसका चेहरा बदल गया और उसकी नजर एक स्टाल पर पड़ी टूटी हुई तलवार पर पड़ी। टूटी हुई तलवार पर तलवार का केवल आधा हिस्सा बचा था और तलवार का शरीर काले रंग का था, जिससे एक प्राचीन और हिंसक आभा निकल रही थी। यह आभा, नीतियान ने ध्यान से टूटी हुई तलवार में शेष तलवार की मंशा को महसूस किया और उसका चेहरा अधिक से अधिक जटिल हो गया। मेरे पुराने दोस्त, ये तुम हो? लंबे समय के बाद नीतियान की आंखें बेहद गर्म हो गईं और ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में आग का एक गोला जल रहा है। तलवार जुएतियान झान। उसके सामने टूटी हुई तलवार वास्तव में वह तलवार थी जिसका उपयोग वह स्वर्ग में रहते हुए करता था। वह स्वर्ग की तलवार थी। शुरुआत में जब नीतियान अपने जीवन में सबसे मजबूत दुश्मन दानव क्षेत्र सम्राट क्यूबू जियाओटियन के खिलाफ लड़ रहा था, जियान जुएतियान झान को प्रतिद्वंद्वी की जियाओलुंग दानव तलवार ने काट दिया था और फिर स्वर्ग के रसातल में खो गया और गायब हो गया। कभी उम्मीद नहीं की थी कि 100 साल के पुनर्जन्म के बाद वह फिर से जियान जुएतियान झान से मिलेंगे। नीतियान टूटी हुई तलवार उठाने से खुद को रोक नहीं सका और एक परिचित और अपरिचित सांस उसके दिल में उमड़ पड़ी। चीजें बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं और दुनिया बदल गई है। 100 साल हो गए मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारी सांसें अभी भी परिचित हैं। नीतियान ने जियान जुएतियान झान को थपथपाया और उसकी आंखों में भ्रम गायब हो गया और उसकी जगह अत्यधिक दृढ़ संकल्प ने ले ली। रॉ पर जाएं, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 आई द एम्परर ऑफ हेवन रिटर्न चैप्टर 8 WTR LAB WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। एक युद्ध का पहला देवता, पुनर्जन्म का मार्ग। 0.02% -9 अध्याय 9 3 साल तक मेरा इंतजार किया मेरे पुराने दोस्त, चूंकि मैं नीतियान पुनर्जन्म ले चुका हूं, इसलिए आपके लिए भी पुनर्जन्म लेने का समय आ गया है। नीतियान का दिल जोर से धड़क रहा था और उसने भारी स्वर में कहा, इस बार मैं तुम्हें फिर से रसातल में डूबने नहीं दूंगा। जियान जुएतियान झान, मैं निश्चित रूप से आपकी सारी गंदगी धोकर आपको फिर से चमका दूंगी। बस जियान जुएतियान झान को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया हो और तलवार का आधा शरीर हिल गया, जिससे तलवार की हल्की सी आवाज आई। केवल नीतियान ही इसे सुन सकता था। इस युवक की नजर बहुत अच्छी है। ये टूटी हुई तलवार एक प्राचीन कलाकृति है। टूटने से पहले इसने एक राक्षस ड्रैगन को मार डाला था। स्टॉल का मालिक एक सफेद बालों वाला बुरा आदमी था। नीतियान के हाव भाव देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी नजरें घूम गईं और वह मुस्कुराया। बुरे आदमी की बात सुनकर नीतियान हल्का सा मुस्कुराया। बेशक वह जानता था कि बुरा आदमी सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए बकवास कर रहा था, लेकिन इस बुरे आदमी में कहानियां गढ़ने की कुछ क्षमता थी। यद्यपि जियान जुएतियान झान एक प्राचीन कलाकृति नहीं थी, लेकिन इसने वास्तव में एक राक्षस ड्रैगन को मार डाला था। जियान जुएतियान झान की फोर्जिंग सामग्री नीतियान द्वारा लिए गए एक गिरे हुए सितारे का दिल है। उन्होंने तारे का हृदय आकाश में हथियार परिष्कृत करने वाले प्रथम व्यक्ति तियांगोंग को दे दिया, जिसने इसे पूरा करने में बहुत प्रयास किया और 1 वर्ष लगा दिया। जब जियान जुएतियान झान का जन्म हुआ तो तलवार की रोशनी आसमान में उड़ी और 9 स्वर्गों को भेदते हुए पूरे स्वर्ग को चौंका दिया। इसे स्वर्ग की 10 प्रसिद्ध तलवारों में से पहली के रूप में सराहा गया। तियांगोंग ने एक बार कहा था कि जियान जुएतियान झान उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण काम था। ये दुख की बात है कि 100 साल बाद स्वर्ग में कभी सबसे पहली तलवार 3000 छोटी दुनियाओं में एक सड़क पर बिकने वाला उत्पाद बन गई है। ये सचमुच दुखद है। बूढ़े साहब, क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं? नीतियान स्टॉल मालिक से बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे पूछा, यदि ये तलवार क्षतिग्रस्त नहीं है तो ये कम से कम तीसरे स्तर का आध्यात्मिक हथियार है। स्टॉल मालिक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आपको ये वास्तव में पसंद है, इसलिए मैं इसे आपको प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार की कीमत पर बेचूंगा। मैं तुमसे 100 चांदी के सिक्के लूंगा, कैसा रहेगा? जब स्टॉल मालिक की बात खत्म हुई तो उसने चतुराई भरी नजरों से नीतियान की ओर देखा। ठीक है। नीतियान उदासीनता से मुस्कुराया और बहुत सीधा था। इस बूढ़े आदमी को जियान जुएतियान झान की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं पता था। जियान जुएतियान झान स्वर्ग में नंबर 1 तलवार है और यह एक सच्चा 9वां स्तर का शाही हथियार है। यदि जियान जुएतियान झान केवल एक तीसरे स्तर का आध्यात्मिक हथियार था तो ये राक्षस कबीले के राक्षस ड्रैगन को कैसे मार सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियान जुएतियान झान नीतियान की पूर्व तलवार थी। 100 चांदी के सिक्कों की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह 10 लाख सोने के सिक्के हों, वह कभी अस्पष्ट नहीं होगा। नीतियान को इतना सीधा सादा देखकर स्टॉल मालिक को पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता तो वह और मानता, लेकिन वह अभी भी भरोसेमंद था और अपनी बात से पीछे नहीं हटा। वह अभी भी मुस्कुराया और बोला, सर, मेरे पास यहाँ अन्य आध्यात्मिक हथियार हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं।
नीतियान ने स्टाल पर नजर डाली और केवल टूटे हुए आध्यात्मिक हथियार देखे, जंग लगे कीमिया के बर्तन, टूटी तलवारें, टूटे कवच और यहाँ तक कि एक शतरंज की बिसात जो केवल आधी बची थी। पता चला कि यह बुरा आदमी टूटे हुए आध्यात्मिक हथियारों से छेड़छाड़ करने में माहिर था। नीतियान ने अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार किया और आध्यात्मिक हथियारों को एक-एक करके अपने सामने महसूस किया। वह बहुत निराश था और उसे कुछ भी नहीं मिला। धन्यवाद, बुरे आदमी। नीतियान अब और देरी नहीं करना चाहता था और उसने 10 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें सौंप दिए। 100 चांदी के सिक्के यानी 10 सोने के सिक्के, 3000 छोटे संसारों की सार्वभौमिक मुद्रा विभिन्न धातु के सिक्के हैं, 1 सोने का 10 चांदी का, 1 चांदी का 10 तांबे का और 1 तांबे का 10 लोहे का। जियान जुएतियान झांग खरीदने के बाद नीतियान बहुत अच्छे मूड में था और उसने तुरंत लियुन पर्वत पर जाने की योजना बनाई। नीतियान जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत मधुर थी, प्रकृति की ध्वनि जैसी, लेकिन साथ ही उसमें ठंडा स्वाद भी भरा हुआ था। नीतियान रुका, पीछे मुड़ा और उसके सामने की आकृति ने उसे थोड़ा चौंका दिया। उसके सामने खड़ी लड़की लगभग 15 या 16 साल की थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह दुनिया को हिला दे और पूरे देश को अभिभूत कर दे। विशेषकर उसका फिगर, उसकी छाती पर पहाड़ों की एक जोड़ी के साथ, वह पहले से ही राजसी थी। इसे एक बार देखने से ही लोगों में उत्साह भर जाता है। लेकिन वह वहीं खड़ी रही, उसके पूरे शरीर से ठंडी सांसें निकल रही थी, मानो वह दुनिया से बाहर का हिमखंड हो। नीतियान को उम्मीद नहीं थी कि 3000 छोटी दुनियाओं के इस सुदूर कस्बे में ऐसी अद्वितीय महिला होगी। मोरुक्सी, उसने मन ही मन जल्दी से अपने सामने खड़ी लड़की के बारे में जानकारी एकत्र की और नीतियान ने उसका नाम पुकारा। मोरुक्सी, मोयांग शहर के स्वामी की हथेली का गहना। नीतियान, क्या तुम अंततः आने को तैयार हो? मोरुक्सी फिर बोली। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसके स्वर में हल्का सा आक्रोश मिला हुआ था। मोरुक्सी की नाराजगी सुनकर नीतियान थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसे अपने और मोरुक्सी के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव याद नहीं था। वे एक दूसरे से कई बार मिले भी नहीं थे। क्या उसे हमेशा से मुझ पर क्रश रहा है? मोरुक्सी को देखकर, जो एक पेंटिंग की तरह थी, नीतियान अपने दिल में अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? थोड़ा शांत होने के बाद नीतियान ने पूछा। मोरुक्सी ने सिर हिलाया। 3 साल तक मेरा इंतजार किया। नीतियान को इसमें दिलचस्पी हो गई और वह अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। मोरुक्सी ने फिर से सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी और फिर उसने और भी अधिक ठंडी अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, 3 साल पहले मैं मोयांग सिटी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में आपसे हार गई थी। पिछले 3 वर्षों से मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इस वर्ष की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में तुम्हें हराना होगा। तुम मुझे हराना चाहते हो? क्या तुम मुझसे गुप्त रूप से प्यार नहीं करते? नीतियान ने स्तब्ध होकर अपनी लार निगल ली। पिछला अनुमान अचानक था। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीको की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 I the Emperor of Heaven return chapter 9 WTR LAB WTR lab। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ। एक युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% 10 अध्याय 10 सुंदरता वही रहती है। पता चला कि 3 साल पहले मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में नीतियान ने मोरुक्सी को हराया था, जो दूसरे स्थान पर आई थी। पिछले 3 वर्षों में मोरुक्सी ने एक दिन के लिए भी नीतियान को हराने के बारे में नहीं सोचा है। सभी ने कहा कि नीतियान बेकार हो गया है, लेकिन मोरुक्सी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं था कि जिस लड़के ने उसे हराया था वह बेकार हो जाएगा। तुम्हें किस चीज पर क्रश है? मोरुक्सी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर अचानक एक जिज्ञासु लड़की की सुंदरता दिखाई दी। कुछ नहीं, मैंने बस बहुत ज्यादा सोच लिया। नीतियान मंद मुस्कुराया। तुम बेशर्म हो। मोरुक्सी बहुत होशियार थी और उसे तुरंत कुछ सूझा और उसके गाल लाल हो गए। नीतियान के पास छिपाने के लिए कुछ था और वह मुस्कुराया और अचानक मोरुक्सी को घूरते हुए, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप अभी भी युवानमाई क्षेत्र में हैं? बेशर्म, मैं युवानमाई क्षेत्र का योद्धा हूं, तो क्या हुआ? मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूं। मोरुक्सी का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और वह नाजुक आवाज में चिल्लाई। मोरुक्सी, आप 3 साल पहले ही युवानमाई के 8वें स्तर पर थे। अब 3 साल बीत चुके हैं और आपकी ताकत केवल युवानमाई के 9वें स्तर पर है, जो केवल एक स्तर अधिक है। नीतियान गंभीर हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मोरुक्सी से कहा, आप कम से कम 2 साल तक युवानमाई के 9वें स्तर पर रहे हैं, है ना? नौस्वर्गीय फीनिक्स। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक चेतना फैल गई और उसकी मानसिक शक्ति ने मोरुक्सी को महसूस किया। उसका चेहरा एक पल में बदल गया और उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला नाम आया। तो क्या इसका तुमसे क्या लेना देना है? मोरुक्सी ने नीतियान को उसे घूरते हुए देखा। उसका खूबसूरत चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडे स्वर में डांटा, मुझे लगता है कि आपके युवानलिंग में कुछ गड़बड़ है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नीतियान ने अपना मुंह ठीक किया और गंभीरता से कहा, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं, क्या हम ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ कोई न हो? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? इससे पहले कि नीतियान बोलना समाप्त करता, मोरुक्सी ने अचानक बीच में टोक दिया। उसके गाल लाल हो गए। नीतियान उससे अकेले में बात करना चाहता था और उसे एक सुंदर जगह ढूंढनी थी। वह क्या करना चाहता है? मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। नीतियान अवाक और असहाय था। मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा कि यह छोटी लड़की क्या सोच रही है। बेशर्म, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। मोरुक्सी ने देखा कि आसपास बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे और उसका चेहरा लाल हो गया। नीतियान अवाक रह गया। मोरुक्सी उसे बेशर्म व्यक्ति कहती रही, जिससे वह सचमुच अवाक रह गया। मोरुक्सी, पिछले 2 सालों से तुम्हारा निचला पेट हर दिन जल रहा है, जैसे किसी भयंकर आग में जल रहा हो। कुछ देर रुकने के बाद नीतियान ने कहा, खासकर जब दिन के बीच में सूरज तेज हो तो जलन कई गुना बढ़ जाएगी, है ना? तुम्हें कैसे पता? मोरुक्सी की खूबसूरत आंखें कांप उठी और उसने अविश्वास से नीतियान को देखा। नीतियान ने उसके बारे में बिल्कुल यही बातें कही थीं। लेकिन ये सब उसकी निजता है, नीतियान को कैसे पता चल सकता है? क्या अब हम बात कर सकते हैं? नीतियान मंद मंद मुस्कुराया। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थी। हाँ, मोरुक्सी ने काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाई और अंततः मच्छरों की भिनभिनाहट जैसी आवाज के साथ जवाब देते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलिए चलते हैं। नीतियान मंद मंद मुस्कुराया और जाने के लिए तैयार हो गया। नीतियान, तुम सच में बहादुर हो। तुमने नी परिवार के गेट से बाहर निकलने की हिम्मत की। लेकिन इस समय अचानक एक कठोर आवाज सुनाई दी। भीड़ तितर बितर हो गई और एक व्यक्ति सामने आया, जो बा परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, बाजियांग। नीतियान। बाजियांग तेजी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भयंकर मुस्कान थी और उसकी 2 आंखें नीतियान को घूर रही थीं। भीड़ ने बाजियांग की हिंसक आभा को महसूस किया और अवचेतन रूप से पीछे हट गई।
ओह, क्या ये बा परिवार का सबसे बड़ा बेटा नहीं है? नीतियान ने बाजियांग की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था और कहा, क्या बड़ी प्रतिष्ठा है, क्या आप ठीक हैं? ये बर्बादी, बहुत घमंडी। बाजियांग के पीछे बा परिवार के कई बच्चे थे, सभी के चेहरे उग्र थे और वे प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। जब तक बाजियांग आदेश देता है, वे नीतियान को टुकड़ों में फाड़ देंगे। नीतियान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुमसे डरता हूँ? बाजियांग को नीतियान ने चोट पहुंचाई और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे जो अपमान पहुंचाया है, मैं तुम्हें उसका 100 गुना बदला दूंगा। नी परिवार के बैठक हॉल में बाजियांग ने इसे सहन करना चुना क्योंकि नी परिवार के सभी बुजुर्ग वहां मौजूद थे। इस समय बाजार में उसे अब कोई संकोच नहीं था। अब वह नीतियान को पीटने जा रहा था। नीतियान को दया की भीख मांगने के लिए पीटने वाला था। नीतियान को घुटने टेकने के लिए पीटने वाला था। नीतियान को इस हद तक पीटने वाला था कि वह अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रहा था। मैं तुम्हारे चेहरे पर मारूंगा। बाजियांग ने दहाड़ते हुए अपनी बड़ी मुट्ठी घुमाई और नीतियान के चेहरे पर मुक्का मारा। ये देखकर कि मुक्का गिरने वाला है, उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। ध्यान से, मोरुक्सी ने जब ये देखा तो वह चीखने से खुद को रोक नहीं सकी। हाँ, लेकिन नीतियान मंद मंद मुस्कुराया। उसने बाजियांग की ओर देखा तक नहीं। उसकी युवानमाई ठीक हो गई थी और अब वह युवानमाई के 9वें स्तर पर था। और बाजियांग की ताकत भी युवानमाई के 9वें स्तर पर थी। सामान्यतः जब कोई योद्धा मेरिडियन को जागृत करता है तो वह अपनी ताकत 100 जिन तक बढ़ा सकता है। 9वें स्तर के मेरिडियन वाले योद्धा की ताकत 1000 जिन होती है। लेकिन नीतियान की मध्याह्न रेखाएं आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं और सितारों की शक्ति से मजबूत होने के बाद वे और भी अधिक भयानक हैं। इसके अलावा नीतियान के पास 10वां मेरिडियन है जो उसके शरीर में 9 मेरिडियन के योग से भी अधिक भयानक है। तो बाजियांग की ताकत अधिकतम केवल 1000 जिन है, जबकि नीतियान की ताकत कम से कम 4000 से 5000 जिन है। दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 I the Emperor of Heaven Return Chapter 10 WTR LAB WTR Lab। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ। #1 युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #11 अध्याय 11 मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। नीतियान ने अपना हाथ उठाया, घमंडी बाजियांग को सबक सिखाने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। पफ, मोरुक्सी ने एक कदम आगे बढ़कर एक मुक्का मारा और हवा में सीटी की आवाज गूंज उठी। टकराना, दोनों मुट्ठियां टकराईं और एक धीमी सी आवाज के साथ बाजियांग कई कदम पीछे हट गया, लड़खड़ा गया और बैठ गया। मोरुक्सी, बाजियांग उठ खड़ा हुआ और मोरुक्सी को अपनी आंखों में एक क्रूर नजर से देखा। उसने गहरी आवाज में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? यह एक बाजार है, यहाँ निजी लड़ाई की अनुमति नहीं है। मोरुक्सी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, कोई निजी लड़ाई नहीं। बाजियांग की पुतलियां थोड़ी फैल गईं। उन्होंने नीतियान की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मोरुक्सी, आप स्पष्ट रूप से नीतियान की रक्षा कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपको उस पर क्रश है। यदि कोई और समय होता तो वह निश्चित रूप से मोरुक्सी से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस समय वह नीतियान को इतना पीटना चाहता था कि उसने मोरुक्सी का उपहास किया और उसे पीछे हटने के लिए कहा। बाजियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मोरुक्सी शर्मिंदा और क्रोधित हुई और जोर से चिल्लाई। बाजियांग, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है कि मोरुक्सी मुझे पसंद करती है? मोरुक्सी की प्रतिक्रिया देखकर नीतियान अचानक मुस्कुराया, आगे बढ़ा और कहा, क्या आपको जलन हो रही है? नीतियान, बकवास मत करो। मोरुक्सी इतनी चिंतित थी कि उसके सुंदर चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और उसने नीतियान को भयंकर रूप से देखा। नीतियान को मोरुक्सी की चिंतित नजर देखना अच्छा लगा, जिससे उसे अप्रत्याशित रूप से खुशी महसूस हुई। ओह, ऐसा लगता है कि मिस मो को मैं पसंद नहीं आया। नीतियान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तो कृपया रास्ते से हट जाए और मुझे कुछ अंधे कुत्तों को सबक सिखाने से मत रोकिए। नीतियान, तुम। मोरुक्सी स्तब्ध थी और वास्तव में चिंतित थी। पत्थर की हथेली तोड़ना। इस समय बाजियांग ने फिर से हमला किया और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। मृत्यु की तलाश में नीतियान ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने मुंह से 2 शब्द निकाले और फिर मुक्का मारा। वह किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग करने से घृणा करता था क्योंकि वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था वह कम से कम स्वर्ग स्तर की थी और एक बार उसका उपयोग करने पर किसी की मृत्यु हो जाती थी। टकराना, मुठ्ठियां और हथेलियां टकराईं जैसे धातु और पत्थर टकराते हैं और बाजियांग पीछे की ओर उड़ गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन नीतियान मुड़ी हुई जड़ों वाले एक पुराने पेड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं हिला। दोनों की ताकत बिल्कुल अलग थी। भले ही बाजियांग ने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया हो, उसकी ताकत अधिकतम 2000 पाउंड थी, जो नीतियान की ताकत के आधे से भी कम थी। हर कोई अचंभित और हतप्रभ था। अपशिष्ट नीतियान वास्तव में बाजियांग को हराया। ये कैसे संभव है? नीतियान, तुम। बाजियांग की हथेली खून से लथपथ थी और उसकी हथेली की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। वह उठना चाहता था लेकिन वह उठ नहीं पाया। नीतियान ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकली और वह कदम दर कदम बाजियांग की ओर चल पड़ा। बा परिवार के बाकी लोग भयभीत थे, वे वहीं खड़े थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाजियांग, मैं चाहता हूं कि तुम इस पल को हमेशा याद रखो। नीतियान चला आया, धीरे से एक पैर उठाया और अचानक बाजियांग की छाती पर पैर रख दिया, जैसे 1000 पाउंड का पत्थर गिर रहा हो। बाजियांग बोलना चाहता था लेकिन छाती में दबाव के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। तुमने कहा था कि मैं बेकार हूं और अब तुम मेरे पैरों के नीचे हो, क्या तुम बेकार से भी ज्यादा बेकार नहीं हो? नीतियान ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में ठंडक बढ़ गई। आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। नीतियान के बोलने के बाद उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और वह बिना किसी हिचकिचाहट के सख्ती से नीचे उतर गया। भारी दबाव के कारण बाजियांग एक बलि दिए जा रहे सुअर की तरह चिल्लाया। बैंग बैंग बैंग। अचानक बाजियांग के शरीर में मेरिडियन टूट गए। नहीं, बाजियांग एक दयनीय चीख में फूट पड़ा और इस समय उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। नीतियान ने उसकी युवानमाई को नष्ट कर दिया और उसे वास्तविक बर्बादी में बदल दिया। यह भीड़ की आंखें कांपने लगीं और वे डर के मारे नीतियान को देखने लगे। मोरुक्सी, चलो। बाजियांग की युवानमाई को नष्ट करने के बाद नीतियान ने उसकी ओर देखा तक नहीं और चला गया। मोरुक्सी का सुंदर चेहरा भयभीत था और उसे प्रतिक्रिया करने में काफी समय लगा। नीतियान का तरीका बहुत क्रूर था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने बा परिवार के सबसे बड़े बेटे को बेकार में बदल दिया। इतना पागल। भयभीत आंखों के नीचे नीतियान और मोरुक्सी दूर चले गए। भीड़ काफी देर तक देखती रही लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
थोड़ी देर बाद नीतियान और मोरुक्सी मोयांग शहर के बाहर जंगली जंगल में आ गए। नीतियान, तुमने बाजियांग को नष्ट कर दिया, क्या तुम्हें बा परिवार से बदला लेने का डर नहीं है? मोरुक्सी अभी भी सदमे में थी और पूछे बिना नहीं रह सकी। डरना? नीतियान उदासीन दिख रहा था। तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? मोरुक्सी हैरान दिखी। उसे मार दिया जाना चाहिए। नीतियान ने गंभीरता से कहा, उसे न मारना मेरी सबसे बड़ी दया है। यह मोरुक्सी स्तब्ध और अवाक थी। क्या उसके सामने खड़ा युवा स्वामी अभी भी वही नीतियान है जिसे वह जानती थी? नीतियान, तुमने बाजियांग को हराकर बर्बाद कर दिया, बा परिवार निश्चित रूप से बदला लेगा। काफी देर के बाद मोरुक्सी शांत हुई और बोली, आपको मोयांग सिटी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान सावधान रहना होगा। बाजिलियांग वापस आ गया है। बाजिलियांग, ये नाम सुनते ही नीतियान के मन में एक भयावह चेहरा उभर आया। बाजिलियांग, बाजियांग का दूसरा भाई, बा परिवार का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति। बाजिलियांग ने पिछले साल युवानलिंग क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस साल वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। वह मोयांग सिटी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान निश्चित रूप से वापस आएगा। मोरुक्सी ने नीतियान को देखा और गंभीरता से कहा, अगर उसे पता चलता कि तुमने बाजियांग को अपंग बना दिया है तो वह निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देता। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 I the Emperor of Heaven Return Chapter 11 WTR LAB WTR Lab। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ। #1 युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #12 अध्याय 12 9 स्वर्ग दिव्य फीनिक्स। युवानलिंग क्षेत्र, शरीर में युवानलिंग को जागृत करें। युवानलिंग योद्धा युवानली को छोड़ने और हवा से हमला करने के लिए युवानलिंग का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत दबंग है। कोई बात नहीं, उसे आने दो। नीतियान शांति से मुस्कुराया, बहुत आत्मविश्वास से। मोयांग सिटी मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस से पहले अभी भी आधा महीना बाकी है और वह निश्चित रूप से इस आधे महीने में युवानलिंग को जगाने में सक्षम होगा। जब तक युवानलिंग जागृत है वह बाजिलियांग से बिल्कुल भी नहीं डरता। मोरुक्सी, क्या तुम नहीं देख सकती कि तुम अब भी मेरी परवाह करती हो? नीतियान ने बा परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया और मोरुक्सी को अजीब नजरों से देखा। वह हंसा और बोला, क्या बाजियांग ने सही अनुमान लगाया? क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? नीतियान, तुम बेशर्म आदमी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? मोरुक्सी पहले तो दंग रह गई, फिर उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने अपने पैर पटकते हुए कहा, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। ये सही है, एक छोटी लड़की को सुंदर दिखने के लिए थोड़ा जिद्दी होना चाहिए। नीतियान मुस्कुराया और कहा, कौन पूरे दिन ठंडा चेहरा पसंद करेगा? बकवास बांधकर मोरुक्सी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह ठंडे चेहरे पर लौट आई, डांटते हुए, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता कि मेरा निचला पेट हर दिन जल रहा है? यदि तुम्हारा उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं करता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। मुझे मार दोगे? क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? नीतियान उदासीनता से मुस्कुराया। वह एक नजर में देख सकता था कि यद्यपि मोरुक्सी की आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इस लड़की ने कभी किसी को नहीं मारा। तुम अभी भी बात कर रहे हो? मोरुक्सी ने अपने होंठ फुलाए और जो ठंडी छवि उसने अभी तक बनाए रखी थी वह तुरंत शर्म से बदल गई। ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। नीतियान ने अपना हाथ हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और कहा, मोरुक्सी, मैं पहले आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको सच्चाई से जवाब देना होगा। हाँ। मोरुक्सी ने नीतियान को देखा और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। आप युवानमाई के 9वें स्तर तक कब पहुंचे? नीतियान ने पूछा। 2.5 साल पहले। मोरुक्सी असहाय दिख रही थी। वह 2.5 साल तक युवानमाई के 9वें स्तर पर रही। ये यातना वाकई दर्दनाक थी। 2.5 साल, ये सही समय है। नीतियान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, आपके पेट के निचले हिस्से में जलन का दर्द हर दोपहर कई गुना अधिक तीव्र हो जाएगा जब सूरज तप रहा होगा, है ना? हाँ। मोरुक्सी के चेहरे पर आश्चर्य था। नीतियान सही था। ये सही है। नीतियान ने फिर से सिर हिलाया, उसकी आंखों में अविश्वसनीय खुशी थी। उन्होंने पुष्टि की है कि मोरुक्सी के शरीर में जो युवानलिंग अभी तक जागृत नहीं हुआ है वह 9वें क्रम का सर्वोच्च युवानलिंग 9 स्वर्ग फीनिक्स है। यह अविश्वसनीय है कि 3000 छोटे संसारों के इस सुदूर कस्बे में वास्तव में 9वें क्रम का सर्वोच्च युवानलिंग वाला कोई व्यक्ति है। योद्धा युवानलिंग को उनकी योग्यता के अनुसार प्रथम से 9वें क्रम में विभाजित किया जाता है। पहला क्रम सबसे खराब है और 9वां क्रम सबसे मजबूत है। सामान्यतः कहा जाए तो अधिकांश लोग तीसरे क्रम के युवानलिंग को पहले जागृत करते हैं और जो लोग चौथे क्रम के युवानलिंग को जागृत करते हैं वे प्रतिभाशाली होते हैं। 5वें और 6ठे क्रम के युवानलिंग दुर्लभ हैं और 7वें क्रम के युवानलिंग पहले से ही राक्षस हैं। जहां तक 8वें और 9वें क्रम की बात है वे पौराणिक हैं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो ऐसे लोग अंततः एक शक्तिशाली सम्राट बन जाएंगे। नीतियान ने अपने पिछले जीवन में जिस युवानलिंग को जागृत किया था वह 9वें क्रम का सर्वोच्च युवानलिंग 9 चरम जानवर था। अप्रत्याशित रूप से पुनर्जन्म के बाद वह वास्तव में 1 और 9वें क्रम के सर्वोच्च युवानलिंग से मिले। मुझे कहना पड़ेगा, ये कुत्ते की गंदगी भाग्य महान है। मोरुक्सी, तुमने 2.5 साल तक हर दिन 9 स्वर्ग फीनिक्स के जलने को सहन किया। ये दृढ़ता सराहनीय है। नीतियान ने मोरुक्सी को देखा और बहुत गंभीरता से कहा, तुम ही हो जिसने मुझे हराया है। तुम्हें हराने के लिए चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े, यह उचित है। मोरुक्सी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर जिद्दी होकर बोली, लेकिन वह अपने हृदय में अप्रत्याशित रूप से द्रवित थी। नीतियान वह पहला व्यक्ति था जिसने उसका दर्द समझा। मोरुक्सी, मैंने पुष्टि कर दी है कि तुम्हारा युवानलिंग 9 स्वर्गों का फीनिक्स है। नीतियान ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हर दिन आपको जो जलन होती है वह 9 स्वर्ग फीनिक्स से आती है। मैं अब आपको बता रहा हूं कि मैं आपके युवानलिंग को जागृत करने और हर दिन जलन के दर्द से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? मोरुक्सी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसके होठों पर तो संदेह था लेकिन दिल में उसे विश्वास था। उसने अपने दर्दनाक लक्षणों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, यहां तक कि उसके पिता को भी नहीं पता था। यह अजीब बात थी कि नीतियान उसके लक्षण बता सकता था और नीतियान को दोबारा देखने के बाद उसे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि नीतियान की आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं, मानो कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो जिसे देखा नहीं जा सकता। आप तो पहले से ही इस पर विश्वास करते हैं, है ना? नीतियान ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मैं यह अभी नहीं कर सकता तो तुम मुझे मार डालोगे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नीतियान की बातें सुनकर मोरुक्सी अचानक बोल पड़ी, मुझे पता है, अन्यथा मैं आपकी मदद नहीं करता। मोरुक्सी की चिंतित नजर देखकर नीतियान दुष्टता से मुस्कुराया।
तुम बेशर्म हो। मोरुक्सी को लगा कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है और उसके गाल लाल हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीतियान का चेहरा काला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह इस बेशर्म आदमी की टोपी नहीं उतार सकता। आप किस तरह मेरी सहायता कर सकते हैं? मोरुक्सी ने शांत होकर पूछा। वह अब जलती हुई आग का दर्द नहीं सहना चाहती थी। नीतियान ने मोरुक्सी को बहुत देर तक देखा और अचानक उसके सामने आकर कहा, मैं तुम्हारा निचला पेट देखना चाहता हूँ। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 I the Emperor of Heaven Return Chapter 12 WTR LAB WTR Lab। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूँ। #1 युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #13 अध्याय 13 Z जैसी लड़की। आप ये सुनकर कि नीतियान उसके निचले पेट को देखना चाहता था, मोरुक्सी का खूबसूरत चेहरा उसके कानों तक लाल हो गया। मोरुक्सी, आप 2.5 साल से अपने युवान लिंग को जागृत नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपका युवान लिंग बहुत शक्तिशाली है। नीतियान ने गंभीरता से कहा, हर दिन जो जलन आप सहते हैं वह भी आपके युवान लिंग से आती है। नॉसवर्ग फीनिक्स युवान लिंग बहुत मुश्किल है। मुझे देखना होगा कि आप अपने पेट पर फीनिक्स सील के कितने स्तरों तक पहुंच चुके हैं। केवल इसी तरीके से मैं ये जान सकता हूं कि आपके युवान लिंग को जागृत करने में आपकी मदद करने के लिए किस साधन का उपयोग करना है। फीनिक्स सील नॉसवर्ग फीनिक्स द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली सील है जिसमें शक्तिशाली शक्ति निहित है। क्या आप गंभीर हैं? मोरुक्सी को इसका केवल आधा हिस्सा ही समझ आया और अभी भी उसके मन में कुछ संदेह थे। मिस, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? नीतियान अवाक रह गया। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। मोरुक्सी अभी भी झिझक रही थी। आखिरकार उसका निचला पेट लड़की के निजी अंगों के करीब था और उसे किसी को भी नहीं दिखाया जा सकता था, विशेषकर बेशर्म लोगों के प्रति तो बिल्कुल नहीं। मोरुक्सी, मेरे पास तुम्हारे सोचने का इंतजार करने का समय नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसे देखूं तो मैं अभी जा सकता हूं। नीतियान ने भौहें सिकोड़कर सीधे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा। मोरुक्सी ने जब देखा कि नीतियान वास्तव में जाने वाला है तो वह बोल पड़ी। हाँ। नीतियान ने अपने मुंह के कोने पर एक धूर्त मुस्कान लाई और थोड़ा सा सिर हिलाया। मोरुक्सी का चेहरा व्यथित था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे धीरे दोनों हाथों से अपनी बैंगनी पोशाक खोली जिससे उसका सपाट पेट दिखाई देने लगा। गुडोंग। नीतियान ने लड़की के शरीर को देखा और अपनी लार को निगलने से नहीं रोक सका। मोरुक्सी केवल 16 साल की थी लेकिन उसका फिगर बेहद खूबसूरत था। चिकना पेट, चर्बी का एक भी निशान नहीं, सफेद और कोमल त्वचा, पके आड़ू की तरह हल्का सा स्पर्श होते ही पानी बाहर निकल आता है जिससे लोगों को उस पर झपटने और 300 बार काटने का मन करता है। बेशर्म आदमी, तुम क्या देख रहे हो? अचानक मोरुक्सी ने अपनी आंखें खोली और नीतियान को अचंभे में देखा और शर्म और गुस्से से चिल्लाई। मैं देख रहा हूँ। नीतियान शर्मा गया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से बोला, देखना। मोरुक्सी का सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। वह पहले ही कपड़े उतार चुकी थी। अगर उसने नीतियान को नहीं दिखाया तो वह खुद को नुकसान में महसूस करेगी। नीतियान ने अपना मन शांत किया और मोरुक्सी के निचले पेट का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सतह पर तो कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि नाभि के नीचे केंद्र में कई लाल प्रभामंडल हैं। लाल प्रभामंडल दिव्य फीनिक्स ज्वाला द्वारा छोड़ी गई दिव्य फीनिक्स मोहर है। 1, 2, 3 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह 9 दिव्य फीनिक्स सील 9वें स्तर पर पहुंच गई है। नीतियान ने ध्यानपूर्वक लाल प्रभामंडल को देखा और जब उसने 9 तक गिनती की तो उसका चेहरा बदल गया। फिर वह आगे बढ़ा और अपना एक हाथ सीधे मोरुक्सी के निचले पेट पर रख दिया। आप क्या कर रहे हो? मोरुक्सी को उम्मीद नहीं थी कि नीतियान न केवल देखेगा बल्कि छुएगा और चिल्लाएगा भी। हिलना मत। नीतियान ने गहरी आवाज में दहाड़ लगाई। उसकी आवाज अधिक प्रभुत्व से भरी थी। मोरुक्सी का चेहरा जम गया और वह तुरंत शांत हो गई, अपने होठों को कसकर काट लिया और हिलना बंद कर दिया। नीतियान ने मोरुक्सी के निचले पेट को आगे पीछे सहलाया, फीनिक्स सील की गर्मी को ध्यान से महसूस किया और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। मोरुक्सी का निचला पेट एक भट्टी की तरह था और जब उसने अपना हाथ उस पर रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्रचंड आग से जल रहा हो। हाँ, काफी देर के बाद नीतियान ने अपनी हथेली वापस खींची और गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी हथेली बहुत लाल और सूजी हुई थी, मानो उसे उबलते पानी से निकाल लिया गया हो। आप ठीक हैं? मोरुक्सी ने देखा कि नीतियान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी हथेली सूज गई थी और वह चिंता से पूछे बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं। नीतियान ने अपनी हथेली को कुछ बार फैलाया और जल्द ही सामान्य हो गया। उसने मोरुक्सी को अपनी लंबी स्कर्ट पहनने का इशारा किया, थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फीनिक्स सील 9वें स्तर तक पहुंच गई है। 3 दिनों के भीतर आपको नॉसवर्ग फीनिक्स को जगाने का एक तरीका खोजना होगा, अन्यथा ये परेशानी होगी। 3 दिन। मोरुक्सी दंग रह गई और पूछा, क्या होगा अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाए? नीतियान ने गंभीरता से कहा, आपको फीनिक्स सील द्वारा जला दिया जाएगा। क्या मैं मर जाऊंगा? मोरुक्सी के छोटे से चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हाँ, और मैं कोई अवशेष छोड़े बिना मर जाऊंगा। नीतियान ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। फीनिक्स सील 9वें स्तर पर पहुंच गई है और कभी भी फट सकती है। यदि फीनिक्स सील नियंत्रण खो देता है तो न केवल मोरुक्सी मर जाएगी बल्कि उसके आसपास सैकड़ों मील के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसलिए अब मोरुक्सी के साथ रहना एक ज्वालामुखी के गड्ढे पर खड़े होने जैसा है जो कभी भी फट सकता है। क्या आपके पास फीनिक्स सील को दबाने का कोई तरीका है? एक क्षण की चुप्पी के बाद मोरुक्सी ने सावधानी से पूछा। दबाना? नीतियान लगभग खुश हो गया और बोला, दिव्य फीनिक्स सील को 9 स्वर्गों के दिव्य फीनिक्स द्वारा संघनित किया गया था। इसकी शक्ति कल्पना से परे है। फीनिक्स सील को दबाने के लिए किसी के पास 10,000 साल की बर्फ आत्मा, चरम समुद्री काला लोहा या 1000 पत्ती ज्यालान, बैंगनी चरम आकाश कौवा होना चाहिए। ये चीजें, ये तो छोड़िए कि ये मोयांग शहर में उपलब्ध नहीं है, इन्हें 3000 छोटी दुनियाओं में भी खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता। मोरुक्सी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। चिंता मत करो छोटी बच्ची, तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए मेरे पास फीनिक्स सील को दबाने से भी बेहतर तरीका है। मोरुक्सी को अपना सिर नीचे झुकाए और कुछ न बोलते देख नीतियान हंस पड़ा। कौन सी विधि? मोरुक्सी ने अचानक अपना सिर उठाया और नीलम जैसी आंखों से नीतियान को देखा। 9 स्वर्ग फीनिक्स को जगाने में आपकी सहायता करें। नीतियान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक 9 स्वर्ग फीनिक्स जागते हैं फीनिक्स सील स्वाभाविक रूप से 9 स्वर्ग फीनिक्स द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वास्तव में मोरुक्सी ने देखा कि नीतियान आश्वस्त थी और उसके चेहरे पर काफी राहत थी। वह नहीं जानता था कि नीतियान के साथ क्या हुआ, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि नीतियान बदल गया था, रहस्यमय और शक्तिशाली बन गया था।
नीतियान के साथ रहने से उसे एक अजीब सुरक्षा का एहसास हुआ। चिंता मत करो, मेरे साथ रहो, मैं वादा करता हूं कि तुम ठीक हो जाओगे। नीतियान आत्मविश्वास से भरी हुई हल्की मुस्कान के साथ बोली। फीनिक्स सील को दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक नॉसवर्ग फीनिक्स जागृत होता है तब तक सब कुछ बहुत सरल होगा। नॉसवर्ग फीनिक्स अत्यंत यांग और भयंकर है और जागृति प्राइमा को अत्यंत हीन और ठंडी चीजों की आवश्यकता होती है। अभी जब वह बाजार में घूम रहा था तो नीतियान ने बहुत सारी बर्फ घास और बर्फ सांप के अंडे देखे जो सभी अच्छे जागृति प्राइमा हैं। हाँ, हम भाग्यशाली हैं, इन चीजों के साथ आप नॉसवर्ग फीनिक्स को सफलतापूर्वक जगा सकते हैं। कुछ ही समय बाद नीतियान और मोरुक्सी को बहुत अधिक फसल प्राप्त हुई। उन्होंने बहुत सारी बर्फ घास खरीदी और यहाँ तक कि बर्फ सांप राजा की आत्मा को भी खरीदी। तुमने यह अंडा क्यों खरीदा? मोरुक्सी का छोटा सा चेहरा खुशी से भरा था, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि नीतियान ने बर्फ सांप का अंडा क्यों खरीदा। खेलना। नीतियान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बर्फ सांप के अंडे को दूर रख दिया। इस बर्फीले सांप के अंडे में बहुत मजबूत बर्फीली आभा है और इसमें उत्परिवर्तन होने की बहुत संभावना है जो असाधारण है। चल दर अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदने के बाद नीतियान ने और अधिक समय बर्बाद न करने का निर्णय लिया और तुरंत वहां से चला गया। गुरुजी, आप सचमुच यहाँ हैं? इस समय एक आकृति अचानक दौड़कर आए और नीतियान के पास आए। उसकी सांस फूल रही थी और वह कह रहा था, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 आई द एम्परर ऑफ हेवन रिटर्न चैप्टर 13 WTR LAB WTR लैब। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। एक युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% 14 अध्याय 14 ताबूत को दरवाजे तक ले जाना कितना बहादुर। नियनमिन। नीतियान ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो आया था और वह वित्त विभाग का प्रमुख था जिसे उसने कुछ समय पहले ही स्वीकार किया था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? परिवार के मुखिया बा परिवार हमारे दरवाजे पर लोगों को लेकर आए और हमारे नी परिवार को घेर लिया। वे एक ताबूत भी लाए और कहा कि यह आपके लिए है। नियनमिन की सांस फूल रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे लिए एक ताबूत भेजो। नीतियान ने नियनमिन की बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा अचानक बदल गया। स्वर्ग में युद्ध के देवता को ताबूत भेजना बा परिवार वास्तव में साहसी है। चल दर, नीतियान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक जानलेवा आभा आकाश में फैल गई जिसने सभी दिशाओं को झकझोर दिया। नीतियान। मोरुक्सी ने नीतियान की पीठ की ओर देखा, चिल्लाया, लेकिन उसका पीछा नहीं किया और बड़बड़ाया, नी परिवार और बा परिवार लड़ने जा रहे हैं, मुझे अपने पिता को बताना होगा। उसके पिता मोयांग शहर के स्वामी थे। हालांकि यह ज्ञात है कि मोयांग शहर का स्वामी बा और नी परिवारों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है या नहीं। उसी समय पूरा नी परिवार बा परिवार के योद्धाओं से घिरा हुआ था। नी परिवार का द्वार एक काले ताबूत से अवरुद्ध था और बुरी आत्मा उड़ रही थी। मेरी बात सुनो, आज नी परिवार से एक भी मक्खी को बाहर उड़ने की इजाजत नहीं है। बा परिवार का बटलर बा बुरेन अपनी आंखों में भयावह चमक के साथ जोर से चिल्लाया। उसके बगल में बा परिवार के दो योद्धा एक स्ट्रेचर ले जा रहे थे और उस पर बा परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी बाजियांग लेटा हुआ था जिसे नीतियान ने अभी अभी अपन बना दिया था। बटलर, मैं नीतियान को देखना चाहता हूं, मैं उसे अपन बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वह मेरे सामने घुटने टेके। बाजियांग ने भयंकर दर्द सहन किया और दर्द से चिल्लाया। युवा मास्टर, चिंता मत करो, नीतियान जल्द ही बाहर आ जाएगा। बाबुरेन ने चिल्लाते हुए बाजियांग को सांत्वना दी। सुनो नी परिवार के सभी लोग, अगर तुम नीतियान को बाहर नहीं निकलने दोगे तो हम नी परिवार का नरसंहार कर देंगे। नी परिवार का नरसंहार। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, बटलर बा, आप बहुत घमंडी हैं। नी परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग नी वेन्युवान नी परिवार के सभी लोगों के साथ बाहर आए। नी वेन्युवान, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो नीतियान को सौंप दो, अन्यथा। बाबुरेन ने व्यंग्य किया और सीधे चिल्लाया, और क्या? नी वेन्युवान ने उपहास करते हुए कहा, अत्यंत कठिन। धमाका। उसके पीछे एक शक्तिशाली आवेग फैल गया, एक अदृश्य हाथ की तरह जो बाबुरेन को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा था। वांशियांग क्षेत्र। बाबुरेन ने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर किया और हैरानी भरे चेहरे से नी वेन्युवान को देखा। अफवाहों के अनुसार नी परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग एक वानजियांग दायरे का योद्धा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। युवानलिंग क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र वांशियांग क्षेत्र युवानलिंग क्षेत्र से कहीं अधिक भयानक है। बाबुरेन, बा परिवार के लोगों को लेकर यहां से चले जाओ, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। नी वेन्युवान ने देखा कि बाबुरेन हैरान था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, बुरे आदमी, क्या तुम सोचते हो कि तुम अजय हो? लेकिन जैसे ही आवाज गिरी एक काले कपड़े पहने व्यक्ति बाहर आया और नी वेन्युवान को ठंडी नजर से देखने लगा। कितनी प्रबल आभा है। नी वेन्युवान की आंखें हिंसक रूप से कांपने लगीं और उसका चेहरा बदल गया। काले कपड़े पहने इस आदमी का आभामंडल बहुत मजबूत था और वह उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं था। वानजियांग क्षेत्र योद्धा, लेकिन वह जानता था कि पूरे मोयांग शहर में उसके अलावा केवल शहर के स्वामी मोताई ही वानजियांग क्षेत्र तक पहुंचे थे। क्या हो रहा है? एक और वानजियांग योद्धा प्रकट हुआ है। बुरे आदमी, घुटने टेक दो। जब नी वेन्युवान को संदेह हुआ तो काले कपड़े पहने आदमी ने गुस्से से चिल्लाया, हथेली से दबाया और एक राजसी और विशाल बल छोड़ा जो सीधे नी वेन्युवान की ओर दबाव डाल रहा था। नी वेन्युवान अचानक चौंक गया और चिल्लाया। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सिर पर दबा हुआ है जिससे उसके घुटनों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। वह सीधे घुटनों के बल बैठ गया। महान बुजुर्ग। जब नी परिवार ने यह दृश्य देखा तो वे सभी चिल्ला उठे। नी वेन्युवान एक वांशियांग योद्धा था, लेकिन काले कपड़े पहने आदमी ने उसे घुटनों पर गिरा दिया। ये काले कपड़े वाला आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नी वेन्युवान ने पूरी ताकत से अपना सिर उठाया और उसकी धुंधली आंखों से खून और आंसू बहने लगे। वह जीवन भर सतर्क रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसे दफनाया जाएगा तो उसे इस तरह अपमानित किया जाएगा। नमन। काले कपड़े पहने आदमी ने व्यंग्य किया, अपने बड़े हाथ को जोर से दबाया और नी वेन्युवान को जमीन पर झुकने के लिए मजबूर किया। महान बुजुर्ग, मैं आपसे लड़ूंगा। जब नी परिवार ने यह दृश्य देखा तो वे खुद को रोक नहीं सके और एक के बाद एक दौड़ पड़े। तुम मौत की तलाश में हो। लेकिन काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और सामने खड़े नी परिवार के दो शिष्यों को सीधे थप्पड़ मार दिया गया। यहां मत आना। नी वेन्युवान ने नी परिवार को रोकते हुए चिल्लाया। वह अच्छी तरह जानता था कि वांशियांग के सेनापति कितने शक्तिशाली थे। अगर नी परिवार उन पर हमला करता तो वे आसानी से मर जाते। सर, आप क्या चाहते हैं?
नी वेन्युवान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा और गंभीरता से बोला। काले कपड़े पहने आदमी ने 2 बार व्यंग्यात्मक ढंग से चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए कहा, बुरे आदमी, तुम अभी भी स्थिति को जानते हो। तुम मुझे अपने पूर्वज के रूप में क्यों नहीं पूछते और कुछ बार मेरे सामने झुकते हो सकता है कि अगर मैं खुश हो जाऊं तो मैं तुम्हारे नी परिवार में इन चींटियों को छोड़ सकूं। महान बुजुर्ग, कृपया ऐसा न करें। नी परिवार में सभी लोग दुख और आक्रोश से भरकर चिल्लाने लगे। पूर्वजों को धोखा नहीं दिया जा सकता। काले कपड़े पहने यह आदमी स्पष्टतः हत्यारा है। नी वेन्युवान की आंखें कांपने लगी, खून और आंसू बेतहाशा बहने लगे और उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। नी परिवार के सभी लोगों के जीवन की तुलना में उसकी गरिमा क्या है। देखता हूं कौन सा कमीना नी परिवार को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करता है। इसी समय एक हिंसक आवाज सुनाई दी। तभी एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया, जिसके पूरे शरीर में भयानक हलचल मची हुई थी। नीतियान। नी वेन्युवान ने अचानक ऊपर देखा और देखा कि आने वाला व्यक्ति नीतियान था और वह मदद नहीं कर सका लेकिन फूट फूट कर रोने लगा। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 I the Emperor of Heaven Return Chapter 14 WTR LAB WTR Lab। मैं स्वर्ग का सम्राट वापस आ गया हूं। #1 युद्ध का पहला देवता पुनर्जन्म का मार्ग 0.02% #15 अध्याय 15 सिर्फ एक चाल से आपको मारना। नीतियान। नी परिवार की आंखें कांप रही थीं और जो कुछ उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि नीतियान खबर जानने के बाद वापस नहीं आएगा। अप्रत्याशित रूप से नीतियान वास्तव में वापस आ गया। नीतियान। बाजियांग ने नीतियान को देखा, घृणा से अपने दांत पीस लिए, थूका और चिल्लाया, आओ आओ उसे मार डालो। अरे एक और जो मरना नहीं चाहता। काले कपड़े पहने आदमी ने नीतियान को देखा और महसूस किया कि उसकी गति बहुत मजबूत थी, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया बल्कि ठंडे ढंग से मुस्कुराया। एक साधारण युवानमय योद्धा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। बड़े भाई को छोड़ दो। नीतियान अपने पूरे शरीर पर एक भयानक आभा के साथ आगे बढ़ा और सीधे बा परिवार को तोड़ते हुए काले कपड़े वाले आदमी के पास आया। ओह, अगर मैं उसे जाने न दूं तो क्या होगा। काले कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया, अपना बड़ा हाथ दबाया और सीधे नी वेन्युवान के सिर को जमीन पर दबा दिया। ज्येष्ठ। नीतियान ने भौहें सिकुड़ी और उसका चेहरा बदल गया। मालिक, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। नी वेन्युवान ने कठिनाई से बात की, अपना सिर ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसे ऊपर नहीं उठा सका। दुष्ट। नीतियान दहाड़ा, उसका खून एक उग्र जानवर की तरह उबल रहा था। लेकिन वह नी वेन्युवान के जीवन और मृत्यु से डरता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। बेटे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम एक छोटे से लोच क्या लहरें बना सकते हो। काले कपड़े पहने आदमी ने नीतियान को एक शिकारी की तरह देखा और अपने शिकार के अंतिम संघर्ष की प्रशंसा कर रहा था। नीतियान, घुटने टेको और इस युवा गुरु के सामने अपनी गलती स्वीकार करो और मैं उसे नी वेन्युवान को जाने दूंगा। बाजियांग ने नीतियान को देखा और चिल्लाया। वास्तव में नीतियान की आंखें काली पड़ गईं और अगले ही पल उसका शरीर भूत की तरह हिलने लगा। आह, तुम क्या करने जा रहे हो। बाजियांग को नीतियान ने गर्दन से जकड़ लिया और हवा में लटका दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। क्या चल रहा है। बाबुरेन और अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर नीतियान को देख रहे थे। अभी उन्होंने नीतियान का आकार स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। वह गति इतनी तेज थी कि अविश्वसनीय थी। बेटे, तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने नीतियान को देखा, लेकिन भयावह तरीके से मुस्कुराया, जैसे कि उसे बाजियांग के जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चलो हम सब मिलकर उसे रिहा कर दें। नीतियान ने काले कपड़े पहने आदमी को घूरते हुए गंभीरता से कहा। हे, काले कपड़े पहने आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, बेटा, तुम जिसे चाहो मार सकते हो, मुझे परवाह नहीं है। नीतियान ने भौहें सिकुड़ी और उसका चेहरा बदल गया। मेरे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बाजियांग चिल्लाया, लेकिन नीतियान ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। बेटा, पहले इस बुरे आदमी की जान बचाओ। काले कपड़े पहने आदमी ने हंसते हुए नी वेन्युवान को एक तरफ फेंक दिया। उसकी भेड़िए जैसी आंखें नीतियान को घूरते हुए बोली, मुझे उसकी जान से ज्यादा तुम्हारी जान चाहिए। ठीक है, चलो। नीतियान ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान खींची और अपने हाथ पर बल लगाया। एक झटके से हड्डी टूट गई। बाजियांग की गर्दन टूट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवा मास्टर। जब बाबुरेन ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा बदल गया और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बाजियांग मर चुका था। जब वह वापस आएगा तो बा परिवार के मुखिया को कैसे समझाएगा। बहुत अच्छा, तुम बहुत क्रूर हो। काले कपड़े पहने आदमी ने जमीन पर पड़ी लाश पर नजर डाली, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे देखने दो कि तुम्हारा वजन कितना है। उसे बाजियांग के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। अपनी स्थिति को देखते हुए उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि नीतियान उसकी जिज्ञासा जगाने में सफल रहा। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसका शौक प्रतिभाशाली लोगों को मारना था, खासकर उनको जो अभी तक बड़े नहीं हुए थे। तुम मौत की तलाश में हो। नीतियान ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर में भयंकर ठंडक दौड़ रही थी। वह एक हिमखंड की तरह था, ठंडा और चुभने वाला। वास्तव में काले कपड़े पहने आदमी ने तिरस्कारपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर के पीछे एक काले भेड़िए का भूत दिखाई दिया और पदार्थ में बदल गया। अचानक वह शून्य एक रक्तम आभा से भर गया, जो अत्यंत भयंकर थी। कितना भयानक आभा मंडल है। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे बदल गए और वे बेहद हैरान हो गए। ये पता चला कि वानजियांग क्षेत्र के योद्धाओं की ताकत बहुत मजबूत थी। तुम्हें मारने के लिए बस एक ही चाल की जरूरत है। लेकिन नीतियान को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने अपनी आंखों में तीव्र अवमानना के भाव के साथ एक उंगली उठाई। एक चाल। सभी ने अविश्वसनीय चेहरों से नीतियान को देखा। एक युवानमय 9वें स्तर का योद्धा एक वानजियांग योद्धा को एक ही बार में मारना चाहता था। क्या नीतियान पागल है या मूर्ख। बेटा, तुम अभी भी मेरे सामने इतनी लड़ाकू भावना रख सकते हो, ये वास्तव में आसान नहीं है। काले कपड़े पहने आदमी उदास होकर नीतियान को ठंडी निगाहों से घूरने लगा और मुस्कुराया, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा राज्य बहुत कमजोर है। उसने ये तो कहा, लेकिन उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। भ्रम, यह एक भ्रम ही होगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपने मन में खुद को सांत्वना दी। एक साधारण युवानमय योद्धा उसे कैसे धमका सकता था। नीतियान, इतना जिद्दी मत बनो। नी वेन्युवान ने अपने शरीर को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। हमला करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और यहां तक कि उसकी युवानमय भी काम नहीं कर पा रही थी।
युवानमय क्षेत्र बनाम वानजियांग क्षेत्र, नीतियांग के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे मरते हुए देखा हो? लड़के मर जाओ। और इस समय काले कपड़े वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया और उसका शरीर बिजली की गति से नीतियांग की ओर बढ़ा। रॉ पर जाएं। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियम की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.7.1 I the Emperor of Heaven return chapter 15 WTR LAB